স্যার হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে, চলো স্যার। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली इनकम टैक्स में कुछ मिसलेनियस टॉपिक आज बताएंगे। हाँ सर, ऐसे मिसलेनियस का मतलब क्या है सर? मिसलेनियस का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों में लास्ट वीक सारा का सारा टॉपिक तो कवर हो ही चुका है। रिटर्न फाइलिंग में मैं बता चुका हूँ। लास्ट वीक मैंने रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स के बारे में भी जो भी मेन पॉइंट्स था, ठीक है, उसमें पैन आधार का भी जो इशू था, पैन आधार में इंटरचेंजेबिलिटी का जो इशू था, कल मैंने एक क्वेश्चन सेट आप लोगों को शेयर किया, उसमें देखना, उसमें भी ये पैन आधार का इंटरचेंजेबिलिटी का क्वेश्चन था एक। तो था कल के क्वेश्चनটা ফলো করেছিস? উইথ সলিউশনই দেওয়া ছিল কোশ্চেন আনসারটা। হ্যাঁ স্যার। স্যার ওই কোশ্চেনে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, ওই আপনার ওই মার্জিনাল রেট বলে, স্যার এটা কিসের মার্জিনাল রেট? মার্জিনাল রেট না মার্জিনাল রিলিফ, কিসের উপরে ছিল? না স্যার, রিলিফ থাকলে তো হতো, কিন্তু মার্জিনাল রেট দেয়া ছিল, অ্যানসার দেয়া রয়েছে 44 সামথিং দেয়া ছিল অ্যানসারটা প্রথম আচ্ছা দিকে। আচ্ছা, আমাকে একটুখানি ইয়ে করে গোলা করে পাঠাবি, আমি দেখে নেব কোনটা বলছিস। একটু গোলা করে স্ক্রিনশট পাঠাবি, ঠিক আছে? দেখে বলে দেবো, কোশ্চেনটা না দেখলে তো বুঝতে পারছি না, আর এই ল্যাপটপে নেই, নাহলে আমি শেয়ার করতে। একটু স্ক্রিনশট মেরে পাঠাবি, হ্যাঁ? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। अच्छा, तो बेसिकली टुडेज डिस्कशंस क्या है? आज का डिस्कशंस रहेगा रिगार्डिंग, जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जैसे कि इनकम टैक्स प्रिपेयरर बनना चाहोगे अगर, तो आज के क्लास में वो डिस्कशंस रहेगा। सर इनकम टैक्स प्रिपेयरर मतलब, सर मतलब जैसे आप लोग शायद सोच रहे हो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जैसे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या फिर कोई लॉयर्स, जैसे इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स के वो लोग एक्सपर्ट्स बनते हैं, है ना। नॉर्मली सी ए में सबसे ज़्यादा इस मैटर में अपना नाम भी कमाया है और उनको नॉलेज भी मिलता है। लेकिन सर क्या आपको पता है आप भी इनकम टैक्स प्रिपेयरर बन सकते हो? सर आप, यस सर आप लोग, सर इसके लिए इंटर क्वालिफाई करने से ही होगा। मतलब इन दैट केस जो अकाउंटेंट है, ठीक है, मतलब जो फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए नहीं है मेनली, उनके लिए तो अलग से है ही, लेकिन इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप इनकम टैक्स प्रिपेयरर बन सकते हो, ठीक है। उसका जो प्रोविजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दे रहा है, सीबीडीटी दे रहा है, वो मैं आज आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो क्या है, आप लोग अगर अपना प्रोफेशन, खुद का प्रोफेशन सेट करना चाहते हो, वो भी आप लोगों के पास मौका है सर। जस्ट इंटरमीडिएट को अच्छे से क्रैक करो, ठीक है। बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है। स्कोप का मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। आगे बात को बढ़ाते हैं, जैसे मैं जीएसटी में भी जीएसटी प्रिपेयर के बारे में भी बात किया, वैसे इनकम टैक्स में भी आज बात कर लूँगा। अच्छा, अभी जो मैं बात करने आपसे जाऊँगा सर, जैसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसका भी एक एरिया है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो ऐसा ही कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है जो शायद मैं रेगुलर क्लास में मतलब रेगुलर क्लास इन द सेंस जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा था मैं उसमें शायद नहीं बोला, या फिर बोला तो शायद मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ पॉइंट्स है इसको एक बार मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, रिलीफ का भी एक कॉन्सेप्ट है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का, ठीक है। तो उसका भी एक एरिया है, वो भी एक बार मैं सोच रहा हूँ कि वो भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि रिलीफ कब लगता है और कैसे रिलीफ एप्लीकेबल होता है। हाँ, रिलीफ के बारे में तो आप लोग सुने ही हो मेरे से, क्वेश्चंस के अंदर मैंने करवाया, करवाया कि नहीं करवाया रिलीफ, याद है आप लोगों को? इनकम टैक्स रिलीफ सेक्शन 89, जैसे 87 में रिलीफ होता है वैसा 89 में মার্জিনাল भी। রিলিফ, हाँ, मार्जिनल रिलीफ का बात कर ওটা रहा हूँ। সেজ যখন পড়ে তখন চার্জ হয় রিলিফটা। ना, वो तो मार्जिनल रिलीफ है, और एक नॉर्मल रिलीफ होता है सेक्शन 89 के तहत। तू जो रिलीफ बोल रहा है वो तो मैं बेसिक के अंदर ही क्लास में करा के रखा मार्जिनल रिलीफ, लेकिन सेक्शन 89 का जो रिलीफ है जिसमें बेसिकली तुम अगर एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह ले लेते हो ना तो उसके बदले एक रिलीफ मिलता है। अच्छा ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा, मतलब पुराना सैलरी बाद में मिलता है, ठीक है, या पुराना पेंशन का पैसा, ओल्ड पेंशन ओल्ड सैलरी अगर बाद में रिसीव होता है तो तब ये रिलीफ का कॉन्सेप्ट बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्म होता है सर, सेक्शन फॉर्म नंबर 10E, ठीक है, फॉर्म नंबर 10E वो फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो और अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 2A के अंदर उसके बारे में मेनली ओवरऑल डिस्कशंस भी किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
तो ये भी मैं आपको बताऊंगा सर, रिलीफ के बारे में भी बताऊंगा। तो चलो ऐसे ही कुछ मैं बोला ना, मिसलेनियस मैटर्स पे बात करना है, तो वही चलो मिसलेनियस मैटर्स पे ही बात करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, मिसलेनियस मैटर्स पे ही बात करेंगे आपसे। इनकम टैक्स प्रिपेयर को मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद बाकी मैटर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहले इनकम टैक्स प्रिपेयर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो थोड़ा बता दूँ, फिर बाकी मैटर में भी बात कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर है क्या? ना सर। एक सेकंड, अभी देखो ना। हाँ सर, हो जाए। तो ये जो रिटर्न फाइलिंग का नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड केस लॉज मैं ऑलरेडी आप लोगों को शेयर करके रखा, ठीक है। यही इसी के अंदर आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स प्रिपेयर का प्रोविजन, सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं आपको ऑलरेडी प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट का जो डिटेल्स है ये सब मैं आप लोगों को बता के रखा। उसमें मैं आपको सेक्शन वाइज भी बात करके रखा, रिटर्न फाइलिंग के बारे में, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। याद आ रहा है संपद तथा? बोलो। हाँ सर। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे की तरह, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न काइंड ऑफ, हाँ सर, ये सब भी मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट फी फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग, इवन इंटरेस्ट का मैं कैलकुलेशंस भी आप लोगों को दिखाया था कि इंटरेस्ट फी कैसे काम होता है, ठीक है, जिसमें सेक्शन 234A इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बात करके रखा। फी फॉर डिफॉल्टिंग इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234F के अंदर बात किया। फिर मैंने आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, कोटिंग ऑफ आधार नंबर, फी फॉर नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर, 1000 टका का फी लग जाता है, सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, हाँ ये चर्चा करूंगा सर आपके साथ, ठीक है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर सेक्शन 139B, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, सर रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करने का ऑथोरिटी किसको होता है, सेक्शन 140। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये चैप्टर से ना बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं सर, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड फिर मैं आपसे बात करूंगा 140A सेल्फ असेसमेंट के बारे में। तो 3 इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपको रिटर्न फाइलिंग चैप्टर से ही करूंगा, दैट इज 139B, सबमिशंस ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, पर्सन ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 140 एंड सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A, ठीक है। तो चलो पहले ये 4 पॉइंट बता दे, 3-4 पॉइंट, उसके बाद मैं आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह में भी लेके जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं कुछ करा दिया था लास्ट वीक, ठीक है, समरी वाइज भी, डेट वाइज भी बता दिया था कि क्या डेट है नॉर्मल एसएससी के लिए, 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने का, हाँ सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और कंपनीज वगैरह के लिए 31 अक्टूबर, या फिर जिसका ऑडिट होता है 31 अक्टूबर। अगर कोई फार्म में वर्किंग पार्टनर है जिनका ऑडिट होता है पार्टनर का, उनके लिए भी 31 अक्टूबर, याद है ना। रिटर्न के बारे में भी मैंने बता दिया था, बिलेटेड रिटर्न के बारे में भी बता दिया था, रिवाइज रिटर्न के बारे में भी बता दिया था। किरे मणिपुर से क्वेश्चंस भी करा दिया था, इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करवाया था, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया था। ओके सर, ये सब तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, हाँ सर, थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। सर कौन होते हैं ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, थोड़ा ध्यान से सुन लो, आप लोग भी बन जाओगे आगे, ठीक है। आपके पास भी एक बहुत अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, आप लोग अपना प्रोफेशन सेट कर सकते हो, फुल अथॉरिटी है, बस एक काम नहीं कर सकते, बाकी सब काम कर सकते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ enabling any specified class or classes of persons to prepare and furnish their returns of income, the CBDT, Central Board of Direct Tax, notify a scheme
to provide that such person may furnish their returns of income through a tax return preparer. किसके थ्रू से करेगा? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू से करेगा. ऑथराइज टू एक्ट एज सच अंडर द स्कीम. टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ऑथराइज टू एक्ट एज सच अंडर द स्कीम. अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किसको बोलेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हाँ क्या नॉलेज चाहिए. सर नॉलेज तो इतना बता दूं मैं सर, इंडिया में प्रोफेशनल इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स लाइक CS CS CMA इनके जैसा नॉलेज तो और किसी में नहीं है. ये तो चैलेंज है सर, इनके जैसा नॉलेज और किसी के पास नहीं हो सकता. इनकम टैक्स, GST, अकाउंट्स, ठीक है. और ऑब्वियसली अगर जैसे अगर आप फाइनल क्रैक करोगे तो और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, वो अलग बात. Tax return preparer shall assist the person furnishing the return in a manner that will be specified in the scheme and shall also affix his signature on such return. मतलब वो रिटर्न भी फाइल करेगा और साथ में उसमें उनका साइन भी रहेगा. जैसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, जो चार्टर्ड फार्म से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उनका जैसे साइन होता है ना रिटर्न फाइलिंग के अंदर, वैसा ही ऑडिट के बाद जो होता है सिमिलर टाइप ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का भी साइन रहेगा. ठीक है. So a tax return preparer means कौन? Tax return preparer means कौन sir? Any individual other than any officer or a scheduled bank, any other than individual, any officer or of a scheduled bank with the assessee, with which the assessee maintains a current account or has other regular dealings. ठीक है. तो क्या बता रहा है सर? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर वो बन सकते हैं any individual other than any officer of a scheduled bank, किसी बैंक का officers with which the assessee maintains a current account or has the regular dealings, a legal practitioners, ठीक है, like CS CS CMA practitioners, ठीक है, legal practitioners और कौन, an accountant, इनको छोड़ के हाँ other than बता रहे हैं सर, an accountant, an employee of the specified class or classes of person, an employee of the specified class और classes of persons. इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकते हैं. क्या नॉलेज और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो तो अभी मैं आपको बता देता हूँ. Who has been authorized to act as a tax return preparer under the scheme. ठीक है. जो CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के स्कीम के हिसाब से आप लोग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर या जो भी सर्टेन कैटेगरीज में नहीं आता है वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकते हैं. हाँ ऑब्वियसली CS CMA स्टूडेंट्स के लिए मतलब सबसे बढ़िया मौका रहता है सर, सबसे बढ़िया मौका इन्हीं के लिए होता है. बिकॉज ये CA फार्म में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है इनको CMA फार्म में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, या किसी कंपनी के अंडर में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, या फिर CS के लिए भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लागू होता है. तो CS CMA के पास सबसे ज्यादा अच्छा मौका होता है प्रैक्टिस भी करने का और नॉलेज भी पाने का. The specified class or classes of persons for this purpose means any person other than a company or a person, any person other than a company or a person whose accounts are required to be audited. कंपनी छोड़ के जिनका अकाउंट ऑडिट होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है नॉर्मली 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होने से, 50 लाख के ऊपर का ग्रॉस रिसीप्ट होने से, है ना. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट 44AB में आप लोगों को मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में तो करा के आया. ठीक है. जिनका टैक्स ऑडिट होता है तो ऑडिटेड अंडर टैक्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB और अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द एक्ट. ठीक है. स्कीम नोटिफाइड अंडर द सेड सेक्शन में प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग. तो स्कीम क्या नोटिफाई करता है, चलो देखते हैं. द मैनर इन विच पीरियड फॉर विच द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर शैल बी ऑथराइज्ड, किस पीरियड तक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ऑथराइज्ड है. एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस टू बी पॉसेस्ड and the training and the other conditions required to be fulfilled by a person act as a tax return preparer. The code of conduct मतलब ये जो 139B के अंदर बोला है कि कौन सा क्वालिफिकेशंस और किस तरह का नॉलेज एंड ट्रेनिंग उनके अंदर चाहिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के अंदर. कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सभी चीज 139B के तहत इनकम टैक्स के स्कीम में अंदर बोला गया है. ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, circumstances under which authorizations given to a tax return preparer may be withdrawn. कुछ circumstances ऐसे भी हो सकता है
जिस केस में टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का ऑथोरिटी विथड्रॉन कर लिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस। एनी अदर रेलिवेंट मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय दिस स्कीम। ठीक है, अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी Central Board of Direct Tax has in exercise of the powers conferred by these sections framed the tax return preparer scheme 2006। तो ये जो स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये 2006 में बना है सर, which came into force 1st of December 2006 से। पता था आप लोगों को इतना पुराना स्कीम है? हाँ सर, 1 दिसंबर 2006 से टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का स्कीम बने हुए आ रहे हैं सर। ठीक है, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि ये स्कीम कब लागू होता है। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल पर्सन, जो भी एलिजिबिलिटी जिनको भी होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि किसको छोड़ के। एलिजिबल पर्सन में एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर वो एचयूएफ हो सकता है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एनी इंडिविजुअल हु हैज बीन इशूड अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सर्टिफिकेट, जिनको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सर्टिफिकेशन मिलता है, और यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर दिस स्कीम। ठीक है, जो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जब, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी भी जब रिटर्न फाइल करता है ना, उनको भी यूआईडी मिलता है। बेसिकली दे आर आल्सो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है, लेकिन टैक्स ऑडिट तो सिर्फ चार्टर्ड ही कर सकता है, आपको पता ही है। ठीक है, सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईडी नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिटर्न फाइलिंग में दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये जनरेट करना पड़ता है सर। रिटर्न फाइलिंग जब करोगे यूआईडी नंबर जनरेशन भी सीख जाओगे। सो इवन इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया जाएगा ना, कंप्यूटर ट्रेनिंग, उसके अंदर कराया जाता है सर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर द स्कीम बाय द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी ऑन द प्रोफेशंस और प्रिपेयरिंग द रिटर्न्स ऑफ द इनकम इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। हाउएवर द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट एज टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। जो मैं आपको पहले ही बोल दिया कि कुछ फॉलोइंग पर्सन है जो कभी भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम नहीं कर सकते, जैसे कि कोई शेड्यूल बैंक के ऑफिसर्स हैं with which the assessee maintains a current account or has regular dealings, any legal practitioners who is entitled to practice in any civil code in India, an accountant। ठीक है, जैसे नॉर्मली सीए में तो अकाउंटेंट कैटेगरी में आ ही जाता है। ठीक है, सीए में अकाउंटेंट के डेफिनेशंस में आ ही जाता है। ठीक है, इनको छोड़ के। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, चलो ये भी देख ले आप लोग कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस गवर्नमेंट प्रेफर करता है। सर ऐसे तो गवर्नमेंट बैचलर डिग्री होने से ही प्रेफर करेगा, एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस और हैज पास्ड। सर यही बात मेन है सर, हर कोई बैचलर डिग्री वाले आ तो सकता है, बट वो अपने आप को बना नहीं पाएगा, बिकॉज उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या सर, कोई भी बैचलर थोड़ी ना मार्केट में अपना पैर जमा पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट तो सी मतलब बीकॉम से आना सबसे बेहतरीन होता है। अगर कोई बीएससी करके भी आना चाहता है, कोई बात नहीं, आ सकते हैं। कोई बीए करके आना चाहता है, वो भी आ सकते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के प्रोफेशंस में। लेकिन मुश्किल ये है कि उनको नॉलेज तो उतना है नहीं ना, तो वो सीखने में काफ़ी समय देना पड़ेगा। या फिर जितना नॉलेज सीएमए को है या इंटरमीडिएट लेवल तक का है, वो नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये देखो सर, इसीलिए गवर्नमेंट क्या बताते हैं यहाँ पर, हैज पास्ड द इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशंस, पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का जगत यही लोग चलाते हैं आज के डेट में। इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन conducted by the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost Accountants of India shall be eligible to act as tax return preparer। क्या सर आप लोगों को दिखाई दिया? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा। हाँ सर। चौथा इनकी दिखाई दिया ना आप लोगों को? है सर। ओके सर, तो आप लोगों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सर, आप इजीली टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकते हो। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनने के बाद आप अपना प्रोफेशन भी सेट कर सकते हो, मतलब खुद का फार्म आप अभी से ओपन कर सकते हो। हाँ, भले ही आप सब काम अभी से नहीं कर पाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अकाउंट्स बना के कोई चार्टर्ड फार्म के साथ कनेक्ट होके या कॉस्ट फार्म के साथ कनेक्ट होके या सीएस फार्म के साथ कनेक्ट होके भी काम कर सकते हो, जो आपको बढ़िया मौका देगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बस पास करते रहो अच्छे से, यही आप लोगों के साथ मेरा मेन एडवाइस रहेगा सर। अच्छा, मौका बहुत है ज़िंदगी में करने का। जैसे आज मेरा 2-3 स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट लेवल में, सिक्योरिटी मार्केट में रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया सर, मैं बहुत ही खुश हूँ सर। वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था खुद का,
लेकिन उन लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ कंपनी ऑफर था, तो मेरे को कंपनी ने कॉल किया था कि अगर कुछ कैंडिडेट दे सकते हैं, तो इक्विटी डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड्स के कैंडिडेट का ज़रूरत था। तो लास्ट ईयर मतलब कोरोना पीरियड में तो कोई ऐसा नहीं था, बट उससे पहले 4-5 कैंडिडेट पोस्ट हुआ था सर, म्यूचुअल फंड और NISM, और उनमें से मैक्सिमम सर CS इंटरमीडिएट था और BCom था, ठीक है, और उसके साथ साथ NISM क्रैक था। तो मेनली उन लोगों को सिक्योरिटी मार्केट में NISM तो चाहिए था, और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो प्रेफरेबल था। तो रिसेंटली आज 2 जन का हुआ सर, और लास्ट मतलब 1 ईयर बैक उस टाइम पे भी 3-4 जन का हुआ था। तो चलो बढ़िया लगता है सर जब स्टूडेंट सक्सेस होता है और अपना ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हैं। तो प्रिपरेशन एंड फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, प्रिपरेशन ऑफ एंड फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। चलो देखते हैं क्या बताते हैं। An eligible person may at his options furnish his return of income under section 139 for any assessment year after getting it prepared through a tax return preparer, ठीक है। तो सेक्शन 139 के हिसाब से एलिजिबल पर्सन अपने ऑप्शन से रिटर्न फाइल करा सकते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन हो सकते हैं? However, the following eligible person, an individual or HUF, cannot furnish return of income for an assessment year through a tax return preparer. कुछ exceptions भी दे दिया सर। Who is carrying out business or professions during the previous year and accounts of the business or professions for that previous years are required to be audited under section 44AB. Point to be noted sir, अगर किसी का business 44AB के तहत ऑडिट होता है तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से रिटर्न फाइल नहीं करा सकते, ठीक है। Who is not a resident in India during the previous year, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट नहीं रहा था प्रीवियस ईयर में, तो उनका भी टैक्स रिटर्न फाइल प्रिपेयर नहीं कर सकते। बाकी सभी केस में वो नॉर्मली टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। एलिजिबल पर्सन्स cannot furnish a revised return of income for any assessment year through a tax return preparer unless she has furnished the original return of income for that assessment year through such or any other tax return preparer। मतलब जो एलिजिबल होंगे वो रिवाइज रिटर्न नहीं कर सकता तब तक, कैनॉट फर्निश रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर थ्रू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अनलेस ही हैज फर्निश द ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम। अगर ओरिजिनल रिटर्न फर्निश नहीं करता है, ठीक है, तो जब तक नहीं करेगा तब तक रिवाइज भी नहीं कर पाएगा। इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 139 सबसेक्शन बी 139B subsection 3, an employee of the specified class or classes of person is not authorized to act as a tax return preparer. Therefore, it follows that employees of companies and persons whose accounts are required to be audited under section 44AB or any other law for the time being in force are eligible to act as a tax return preparer. एक एग्जाम्पल करो तो आपके मन में जो भी थोड़ा सा सवाल चल रहा है आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिसेस हेताल, ठीक है, मिसेस हेताल, ठीक है, मिसेस हेताल एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो मिसेस हेताल का क्या है सर? ब्यूटी पार्लर बिजनेस है। हैज गॉट हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिला उनको 31 मार्च 2022 के हिसाब से, वो भी ऑडिटेड किया हुआ अंडर सेक्शन 44AB। हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इज 6,35,000। Her total income for the assessment year 22-23 is 6,35,000. She wants to furnish her return of income for assessment year 22-23 through a tax return preparer. Can she do so? सर एक ब्यूटी पार्लर बिजनेस चलाते हैं मिसेस हेताल, उनका अकाउंट्स ऑडिटेड करके 22-23 में हुआ है सर 6,35,000 का, लेकिन वो अभी किसी रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू से रिटर्न फाइल करना चाहता है, क्या वो कर पाएगी? बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया? कि क्यों नहीं कर पाएगा? सर अकाउंट्स ऑडिटेड होচ্ছে तो Very good, 44 AB पे था। 44AB में जिसका अकाउंट्स ऑडिट होता है वो रिटर्न प्रिपेयर का नहीं जा सकते, ठीक है, उनको किसी चार्टर्ड से ही करवाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना, चार्टर्ड से ही साइन करवाना पड़ेगा बिकॉज ऑडिटेड अकाउंट्स ही सबमिट करते हैं। तो सेक्शन 139B प्रोवाइड्स अ स्कीम फॉर सबमिशंस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर थ्रू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। However, it is not applicable to person whose books of accounts are required to be audited under section 44AB. Therefore, Mrs. Hetal cannot furnish the return of income for assessment year 22-23 through a tax return preparer, ठीक है। बाकी किसी से भी करवा सकते हैं, CA इंटर, CMA इंटर, CS, CMA सबसे करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जिनका ऑडिट होता है उनको चार्टर्ड से ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा चार्टर्ड का मोनोपोली बना के रखा गया है।
देखो हर जगह में हर एक का कुछ ना कुछ मोनोपोली है। जैसे कंपनीज में CS का साइन जरूरी होता है ना, वैसा ही मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में CS CMA का बहुत ही बोलबाला है। तो CA को प्रैक्टिस लेवल में थोड़ा बहुत बोलबाला दिया गया है, ऐसे तो जरूरत से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, power to CBDT, power of CBDT to dispense with furnishing documents etc. with the return and filing of return in electronic form. 139C and 139D सर क्या बताते हैं ये दो सेक्शंस, आप थोड़ा ध्यान से देख लो। सेक्शन 139C 139C that the CBDT Central Board of Direct Tax may make rules providing for a class or classes of persons who may not be required to furnish documents, statements, receipts, certificate, reports of audit or any other documents which are otherwise required to be furnished along with the return under any other provision of this act. However, point to be noted, on demand जब भी मांगा जाए, the said documents, statements, receipts or certificate, reports of audit or any other documents have to be produced before the assessing officer. पर जब डिमांड होगा तो CBDT के पास पावर है वो कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, वो पावर है उनके पास। सेक्शन 139D empowers the CBDT, ये CBDT को पावर देते हैं to make rules providing for the class or classes of persons who shall be required to furnish the return of income in electronic form, electronically भरे, the form and the manner in which the return of income in electronic form may be furnished, the documents, statements, receipts, certificates or audited reports which may not be furnished along with the return of income in electronic form but have to be reproduced before the assessing officer on demand. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं हुआ है पर असेसिंग ऑफिसर के पास डिमांड में लाना पड़ेगा, ये भी कॉन्सेप्ट है। The computer resources of the electronic record to which the return of income in electronic form may be transmitted. ठीक है, ये सारा का सारा काम CBDT कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं एक और भी अनदर पॉइंट बताने जा रहा हूं सर। सेक्शन 140 140, सर ये 140 क्या पावर देता है? पर्सन्स ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करने का पावर किसके पास है और कब है? सेक्शन स्पेसिफाइज द पर्सन who are authorized to verify the return of income under section 139. सर इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस क्या है? इन सर्कमस्टेंसेस नॉट कवर्ड अंडर बिलो कुछ अलग अलग सिचुएशन है जो ये बिलो सिचुएशंस में नहीं पड़ता है, वो उसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑथराइज पर्सन वो खुद ही बन जाते हैं और अपना रिटर्न फाइलिंग को वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, अपने ही रिटर्न फाइलिंग को वेरीफाई कर सकते हैं एज पर सेक्शन 140। लेकिन अब आपको मैं कुछ स्पेशल सिचुएशन में डाल दूंगा। ठीक है, क्या सिचुएशन है सर? वेयर ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। सर अगर कोई एसएससी इंडिया में नहीं रहता है तो उनके बिहाफ में कौन करेगा? अगर इंडिया में ही नहीं है, रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, हाँ, जो डिफरेंट कारण से डिफरेंट वर्किंग प्रोफेशंस के साथ जोड़ने के कारण वो इंडिया में नहीं रह पाता है, तो कई बार उनको उनके बिहाफ में किसी को रखना पड़ता है। द इंडिविजुअल हिमसेल्फ or any other person duly authorized by him in this behalf holding a valid power of attorney, लेकिन उनके पास power of attorney होना चाहिए valid from the individual. Such power of attorney should be attached to the return of income, और ये power of attorney return of income के साथ attach होना चाहिए। जो बंदा इंडिया में नहीं रहेगा उसका इनकम को वेरीफाई करने का पावर of attorney जिनके पास है वो कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सर कि बंदा इंडिया में नहीं है तो फिर उनका रिटर्न फाइलिंग वेरीफाई कौन करेगा? Sir, where he is mentally incapacitated, where he is mentally incapacitated, मतलब उनका मेंटल कंडीशन सही नहीं है फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स, अपने मतलब इनकम टैक्स प्रॉब्लम का जो भी अफेयर्स है उनको संभालने के लिए उनके पास दिमागी हालत सही नहीं है, तो इन दैट केस इज गार्डियन, उनका जो भी गार्डियन रहेगा, और एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, कोई भी जो उनके बिहाफ में काम करने के लिए योग्य माना जाए, ठीक है, एलिजिबल माना जाए, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं যোগ্য। ঠিক আছে, যোগ্য মানে উপযুক্ত, যোগ্য মানে উপযুক্ত, তাই तो एक हिंदी में होता है यज्ञ, ठीक है, वो वाला नहीं, ठीक है, मतलब अलग अलग स्पेलिंग है, थोड़ा सा साउंड डिफरेंट होता है। अच्छा, where for any other reason it is not possible for the individual to verify the return, where for any other reason it is not possible for the individual to verify the return, किसी भी कारण से इंडिविजुअल उसको वेरीफाई नहीं कर सकता,
any person duly authorized by him in this behalf holding valid power of attorney from the individual, such power of attorney should be attached to the return of income again. ठीक है, तो जब इंडिविजुअल जिसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है वो अगर इंडिया के बाहर है या फिर फॉर एनी रीजन वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके बिहाफ में जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगा वो कर पाएगा। सर बोझा कह लो, समझ में आया? हाँ सर। सर अगर आप HUF हो, सर नॉर्मली HUF के केस में क्या है, कर्ता, कॉमन सेंस यही लगाना, इन सर्कमस्टेंसेस नॉट कवर्ड अंडर बिलो कंडीशंस में जो नहीं है तो कर्ता नॉर्मल सेंस में वेरीफाई करेगा। Where the कर्ता इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर कर्ता इंडिया में नहीं है तो कौन करेगा? एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द HUF। HUF के कोई भी मेंबर, क्या बोला जाता है HUF मेंबर को? रेसिडेंशियल स्टेटस में बताया गया सर, को पर्सनल। थैंक यू सर, को पर्सनल। हाँ, HUF के कोई भी मेंबर कर सकता है, कोई भी एडल्ट मेंबर, ठीक है, जिनका एज 18 प्लस हो वो कर सकता है। थैंक यू सर। Where the कर्ता इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड, कर्ता अगर मेंटली ठीक नहीं रहा है तो, या तो तबीयत खराब है या फिर फॉर ड्यू रीजन कुछ हुआ है उनको, तो उनकी जगह में अगेन एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द HUF। सर कंपनी के केस में द सर्कमस्टेंसेस नॉट कवर्ड, अगर कंपनी के केस में कुछ भी अलग कंडीशंस ना हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वही कंपनी का रिटर्न फाइलिंग को वेरीफाई करने का ताकत रखता है या अथॉरिटी रखता है। लेकिन अगर किसी कारण से मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहा या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न, या वेयर देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, तो फिर कौन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरीफाई करेगा? सर एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन मे बी प्रेस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। नॉर्मली कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर जिसको भी कंपनी प्रेस्क्राइब करेगा वही कंपनी का मैटर को रिटर्न फाइलिंग को वेरीफाई करने का ताकत रखता है। अगर कंपनी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, सर ए पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम सच कंपनी टू डू सो, सच पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी अटैच्ड टू द रिटर्न। पॉइंट टू बी नोटेड सर, कंपनी के केस में थोड़ा अलग अलग कारण आएगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। सर कंपनी के केस में थोड़ा फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, कंपनी है थोड़ा इनका इश्यूज ज्यादा है। Where the company is being wound up, is being wound up, मतलब wound up मतलब कंपनी बंद होने के कगार में है, कोर्ट केस चल रहा है, whether under the order of a court or otherwise wound up हो रहा है। Where any person has been appointed as the receiver of any assets of the company, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको लिक्विडेटर कहा जाता है, जो कंपनी को धीरे धीरे क्लोज कर रहा है। तो कंपनी के ऐसे सिचुएशंस में जब एक wound up कंपनी का बात आ जाए, जो कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो इनके केस में लिक्विडेटर जो रहेगा वही रिटर्न फाइलिंग को वेरीफाई करने का अथॉरिटी मिल सकता है। Sir, where the management of the company has been taken over the central government or any state government under any law, the management of the company has been taken over by central or state government, किसी लॉ के कारण किसी कंपनी का मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो रहेंगे वही कंपनी का ऑथराइज रहेगा। सर वेयर एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी बैंकरप्टेड या इंसॉल्वेंट कैटेगरी में चल रहा है, कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 जो लेटेस्ट लॉ है इस मैटर पे वो चल रहा है। So where an application for corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudicating authority under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, तो ऐसे केसेस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वही कंपनी का रिटर्न फाइलिंग को वेरीफाई करने का अथॉरिटी रखता है। ठीक है, तो कंपनी के केस में डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। सर अगर फार्म है तो सर नॉर्मल सिनेरियो में मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फार्म, लेकिन where for any unavoidable reason such managing partner, sorry not director, partner is not able to verify the return, then any partner of the firm but minor नहीं कर पाएगा, not being a minor, ठीक है, not being a minor। Sir where there is a no managing partner, again any partner of the firm not being a minor। Sir LLP, सर पार्टनरशिप का थोड़ा सा स्टैंडर्ड केस LLP है। पार्टनर आप ऐसे बोल सकते हो, पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक हाइब्रिड कंडीशन है LLP।
ठीक है। लिमिट पार्टनरशिप, लायबिलिटी पार्टनारशिप। हाँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बोल क्या बोल रहा था? হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম এলএলপিটা তো স্যার লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, যেটা 2008 সালে হয়েছিল না, সেটা তো। यस 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 एग्जैक्टली। ये पार्टनरशिप बिजनेस को ही एक न्यू मॉडल में बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इन सर्कमस्टेंसेस नॉट कवर्ड अंडर बिलो, मतलब नॉर्मल में नहीं है, तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है कंपनी का, एलएलपी का, वही अथॉरिटी है उनके पास। अगर फॉर एनी रीजन पार्टनर अवेलेबल नहीं है या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर भी अवेलेबल नहीं है, तो एनी पार्टनर ऑफ द एलएलपी और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। सर अगर कोई लोकल अथॉरिटी लाइक कोई पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोई लोकल बोर्ड, ऐसा किसी कंपनी का रिटर्न फाइलिंग का मैटर है, तो फिर जो प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा वही उसको रिटर्न फाइल को वेरीफाई कर सकता है। सर पॉलिटिकल पार्टीज के केस में, पॉलिटिकल पार्टी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी वेदर इज नोन एज अ सेक्रेटरी और बाय एनी अदर डेजिग्नेशंस, ठीक है। सर बाकी किसी भी एसोसिएशंस का, एनी अदर एसोसिएशंस, एनी मेंबर ऑफ एसोसिएशन और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ सच एसोसिएशन, any other person, that person or some other person competent to be act on this behalf, जो भी इस मैटर को हैंडल करने में कॉम्पिटेंसी रखता है उन्हीं को अथॉरिटी दिया जाता है। सर ये था रिटर्न वेरीफाई करने का कॉन्सेप्ट जो 140 के अंदर बोला गया है सर, ठीक है। 139 बी में तो हम लोग बोल दिए, 140 के अंदर बोला गया है। तो दैट इज बेसिकली पर्सन ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। तो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने हर तरह के पर्सन के बारे में, किसका रिटर्न फाइल करने का क्या वेरिफिकेशन करने का ताकत है, वो सारा का सारा पॉइंट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया। तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। सर क्या है ये सेल्फ असेसमेंट? बड़ा ही पॉपुलर है। 140A सेल्फ असेसमेंट। सर सेल्फ असेसमेंट 140A में क्या होता है? सर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, whether any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under connected section 139, after taking into account क्या क्या उसमें लिया जाता है, the amount of tax already paid under any provision of the income tax act 1961, जैसे कि TDS या advance tax है ना, the tax deducted or collected at source, any relief of tax claimed under section 89। मैं थोड़ा बताऊंगा आपको ये रिलीफ क्या होता है। रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89, ये रिलीफ सेक्शन 89 में रिलीफ क्या होता है, मुझे इसके बारे में आपसे थोड़ा बात करना है, ठीक है। ये रिलीफ का क्लेम क्या है था, सेक्शन 89 का रिलीफ के बारे में बात करूंगा। एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115JD। अब जैसे ही मैंने 115JD बोला, दैट इज बेसिकली मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में, AMT के बारे में बात हो रहा है। ऐसे दो कॉन्सेप्ट चलता है, AMT और मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब किसी किसी के मन में थोड़ा सवाल है कि सर दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि सर MAT पहले कंपनी के लिए चालू हुआ था, MAT पहले कंपनी के लिए चालू हुआ था, फिर सेम कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी लागू किया गया, ठीक है। लेकिन ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है क्या, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, आपको मैं अभी बताऊंगा। बहुत बार इसका सवाल भी रहता है कोई एग्जाम में, AMT के बारे में बताओ, ठीक है, या AMT रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके आपको कुछ भी सवाल कर सकता है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो वो भी मैं आपको AMT डिस्कस करके देता हूँ। और क्या रेट है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है, उसका रेट क्या है, परसेंटेज क्या है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। तो रेट तो 18.5 ना? यस यस वेरी गुड था, वेरी गुड, 18.5%, ठीक है। कभी कभी 9% भी होता है, डिपेंड करता है। अगर वो जैसे मान की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, तो अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है तो उसका आधा होता है, 9% समथिंग होता है। नॉर्मल रेट है 18.5। सही बोला, एकदम सही बोला। ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ये सब देख लेना पड़ता है कि क्या आपका कोई ऑलरेडी टैक्स पेड तो नहीं है, क्या आपका कोई TDS TCS तो नहीं है, एनी रिलीफ ऑफ टैक्स तो कुछ है कि नहीं है, एनी टैक्स क्रेडिट अगर कुछ आपका है, जैसे AMT क्रेडिट जो है 115JD में कहा गया है, ठीक है।
वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। The SEC shall be liable to pay such tax together with interest and fee payable under any provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return. The return shall be accompanied by the proof of payment of such tax, interest and fee. तो जो भी रिटर्न आप भर रहे हो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि भाई मैंने ये भरा तो इसका प्रूफ ये है, ठीक है, चाहे आप टैक्स पे करो, इंटरेस्ट पे करो, फी पे करो। Order of adjustment of amount paid by the SEC, where the amount paid by the SEC under section 140A subsection 1 falls short of the aggregate of tax, interest and fee as aforesaid, the amounts so paid shall first be adjusted towards the fee payable। ये मैं पहले भी बोला था, सबसे पहले आपने जो भी पेमेंट करोगे पहले फी के साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ, और उसके बाद आपका जो भी बैलेंस है वो आपका एडजस्टेड होगा टैक्स पेबल के साथ। ये मैंने लास्ट क्लास में भी मोस्ट प्रोबेबली या उससे पहले वाला क्लास में मैं बताया था कि आपका जो भी अमाउंट है वो किस तरह से किसके साथ एडजस्टमेंट होता है, और 234A के तहत आपका इंटरेस्ट कैसे होता है वो भी मैंने बता के रखा। 2 पॉइंट है, एक रिलीफ है और एक AMT है, ये दोनों चीज मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। और ये जो इंटरेस्ट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। एक क्विक रिकैप हो जाता है, ठीक है, कि इस पूरा चैप्टर्स में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गया। सर इन ऑल रिटर्न्स मैंडेटरी कोडिंग ऑफ पैन अंडर सेक्शन 139 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, कि जब आप पैन कब आपको करना है, 139 नहीं, आपको पैन कोड करने के लिए बाध्य करता है, मैंडेटरी करता है। इन ऑल रिटर्न्स टू एंड कोरेस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, आपको पैन कोड करना है। इन ऑल चलान्स फॉर द पेमेंट ऑफ सम ड्यू अंडर दिस एक्ट, इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय हिम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय CBDT इन द इंटरेस्ट और ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। कोटिंग ऑफ आधार नंबर अंडर सेक्शन 139AA, ये भी एक मैंडेटरी पार्ट है, मैं लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। टू बी कोटेड ऑन और आफ्टर, अगर आपको 1 जुलाई 2017 के बाद का मैटर है, 2017 1 जुलाई के बाद से आधार कोड करना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इन रिटर्न ऑफ इनकम, if he does not have Aadhaar number, the enrollment ID of Aadhaar applications form issued to him at the time of enrollment shall be quoted, and Aadhaar number to be intimated at prescribed authority by 30th June 2021 के अंदर आपको आधार नंबर जो आपने पहले नहीं लिया था वो आपको इंटीमेट कर देना चाहिए। ये सेक्शन 139AA में पहले भी बोल दिया था। सेल्फ असेसमेंट के बारे में अभी अभी जो मैंने आपको बता के आया, 140 से सेल्फ असेसमेंट के बारे में आपको क्या बताते हैं कि आप सेल्फ असेस कर लो। टैक्स पेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, सर टैक्स ऑन टोटल इनकम आपका जो रहेगा वहां से आपका एडवांस टैक्स लेस हो जाएगा, TDS TCS लेस हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अगर आपको कुछ रिलीफ है, अगर आपका कुछ रिलीफ है सेक्शन 89 के तहत, आपको मैं अभी रिलीफ बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका कुछ टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद 115 JD, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट होता है, ठीक है। तो AMT का क्रेडिट या रिलीफ अंडर सेक्शन 89 अगर कुछ है, ये सब आपने माइनस करो। टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल अगर कुछ है तो उसे भी माइनस करो, तब जाके आपका टैक्स पेबल होगा। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो आप नॉर्मली आपका इनकम 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख, जो भी हो आपका इनकम, वहां से आप पहले एडवांस टैक्स, TDS, रिलीफ, ये सब को हटाओ। टैक्स क्रेडिट अगर कुछ है उसको भी हटाओ, ठीक है, जो 150 JD के तहत, और इंटरेस्ट पेबल भी कुछ है उसे भी हटाओ, तो बाकी अमाउंट आपका टैक्स पेबल होगा, जो सेल्फ असेसमेंट में आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। बस यही बात है और कुछ नहीं, बस आपको 2 चीज सीखना पड़ेगा, एक आपका रिलीफ और दूसरा आपका AMT, ठीक है। ये दोनों चीज अभी अभी मैं बताऊंगा आपको। रिटर्न टू बी अकम्पेनिड बाई प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ, रिटर्न टू बी अकम्पेनिड बाई प्रूफ ऑफ पेमेंट, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स पेबल प्लस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C प्लस फी पेबल अंडर सेक्शन 234F। ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहले फी के साथ एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट होगा, और फिर टैक्स आपका बाकी जो भी अमाउंट है एडजस्ट करेगा। तो पहले फी, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स, ठीक है। इस तरह से आपका अमाउंट एडजस्टमेंट होगा। अगर आप देरी वगैरह करते हो तो फिर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। पूरा का पूरा रहा आपका रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड मैटर। इसमें 2 पॉइंट एक बार आपको मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलो मैं आपको रिलीफ के बारे में मैं मेन नोट्स के अंदर देके रखा,
बट फिर भी एक शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पर रेडी किया तो मैं वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक एएमटी हो गया और एक रिलीफ हो गया। तो पहले थोड़ा रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा देख लो। क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 दिखाई दे रहा है ना, स्पेशली ऑन सैलरी एरियर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली सैलरी का एरियर है, मतलब आपको सैलरी पहले मिलना था बट आपको तब नहीं मिला, ठीक है, बाद में मिल रहा है। मानो कि 2019-20 का सैलरी 2022-23 में मिल रहा है। हो सकता है कि 2019-20 में आपका जो टैक्स अमाउंट था और 2022-23 में आपका जो टैक्स अमाउंट है, टैक्स का रेट है, वो चेंज हो गया है। तो वो चक्कर का खेल है, ठीक है। तो तब का सैलरी अब मिल रहा है तो फिर टैक्स किस रेट में दे, इनकम तो तब का है, मिल तो अब रहा है, तो फिर टैक्स का रेट क्या होगा। तो बेसिकली ये सब केसेस में रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। इन ए सिचुएशन वेयर योर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी पास्ट ड्यूज, क्या बताते हैं, अगर कभी भी आपके टोटल इनकम पे से फॉर एग्जांपल 22-23 अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर, 22-23 या 23-24 जो भी आपका असेसमेंट ईयर हो, करंट असेसमेंट ईयर में आपको कुछ इनकम रिसीव हो रहा है, मतलब बेसिकली प्रीवियस ईयर के हिसाब से 21-22 प्रीवियस ईयर, 22-23 असेसमेंट ईयर। तो 21-22 में आपका कुछ इनकम रिसीव हुआ है रिसेंट ईयर में जो पुराना ड्यू है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है? पास्ट ड्यूज पेड इन द हाँ करेंट सर। ईयर, है ना। तो यू मे बी वरीड अबाउट पेइंग ए हायर टैक्स ऑन सच एरियर्स बिकॉज पुराने जमाने में जो टैक्स रेट हुआ करता था रिसेंट रेट में एक ज्यादा हो सकता है ना। तो इन सच ए सिचुएशन सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 कैन कम टू योर रेस्क्यू, ठीक है। ये आपको रेस्क्यू करने के लिए आता है। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम अर्न और रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो आप ड्यूरिंग द ईयर कमाते हो उसी पे आपको टैक्स लगता है। इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी पास्ट ड्यूज, अगर टोटल इनकम में कोई पुराना ड्यू इनकम है, you may be worried about paying higher tax on such areas. Usually tax rates have gone up. Normally क्या होता है 19-20 18-19 या 19-20 से टैक्स रेट क्या होगा सर, नॉर्मली बढ़ा ही होगा ना। 18-19 उससे पहले के टाइम पे 1,80,000 2 लाख तक टैक्स स्लैब था, बाद में 2.5 लाख तक स्लैब को बढ़ाया गया, या फिर टैक्स रेट 5% था, 10% था, ठीक है। अभी 20% का स्लैब है, अभी 10 का कोई स्लैब है ही नहीं, है ना। 10% का कोई स्लैब तो नॉर्मल में नहीं है, 115 बीएससी में है, याद है कि नहीं है। 115 बीएससी में स्लैब 10% का है, बट नॉर्मल में तो 5 के बाद 20 है ना। क्या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। है ना। तो हो सकता है कि टैक्स रेट ज्यादा हो गया हो over the year plus the addition of past income increase your tax slab rate, है ना। तो to save you from the additional tax burden due to delay in receiving income, the tax laws allow a relief under section 89 subsection 1. In simple words, you do not pay more taxes if there was a delay in payment to you and you were to lower tax, you were in a lower tax bracket for the year you received the, ठीक है। तो पुराना इनकम आज मिलने से आपका टैक्स लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का कुछ तरीका है, ठीक है। तो स्टेप्स बेसिकली फॉर्म 16 से लिया जाता है, वो स्टेप्स बेसिकली फॉर्म 16 से लिया जाता है कि आपका पुराना इनकम कुछ ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर्म 16 में जब ऐड होता है तो फॉर्म 16 जो सैलरी के लिए मिलता है ना सैलरीड पर्सन को, वो फॉर्म 16 में वो डालना पड़ता है। कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी इन द ईयर इट इज रिसीव्ड, एरियर्स प्रोवाइडेड विल रिफ्लेक्ट इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16, ठीक है। स्टेप 2 में कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी इन द ईयर इट इज रिसीव्ड, यू कैन गेट द अमाउंट ऑफ एडिशनल सैलरी फ्रॉम द एरियर डॉक्यूमेंट गिवन बाय योर एम्प्लॉयर। आपको क्या करना होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम द टोटल सैलरी रिसीव्ड व्हिच कैन बी टेकन फ्रॉम योर फॉर्म 16। उसको कहां से मिलेगा, फॉर्म 16 से। दिस कैलकुलेशन विल गिव यू द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन द गिवन ईयर इफ देयर वर नो एरियर, ठीक है। एंड फिर स्टेप 3 आता है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन step 1 and step 2, this will give you additional tax liability created due to arrears of income. फिर step 4 आता है, calculate tax payable on total income of the year to which the arrears relate excluding arrear. फिर step 5 आता है, calculate tax payable on total income of the year to which the arrear relate including arrears. फिर step 6 भी आता है, calculate the difference between step 4 and step 5. This will calculate the actual tax liability in any past years pertaining to which arrears, जिस साल का arrear वो था, ठीक है। इस तरह से पूरा
7 तक का पूरा एक आपका स्टेप्स है. Excess of the amount of step 3 and over step 6 is the tax relief that shall be allowed. If the amount in step 6 is more than the amount in step 3, no relief shall be allowed. Alternatively, you may follow the steps in income tax website. ठीक है, मैं आपको वेबसाइट में जाके भी दिखा सकता हूँ, बट अभी मैं आपको बस ये नोट्स में बताया. ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ नोट्स के अंदर बताया, और इसके लिए एक्चुअली फॉर्म 10 ही भरना पड़ता है. तो क्लेम बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 89 subsection 1 filing form 10E is mandatory. You can file this form online of income tax e-portal. ठीक है, अब कैसे भरना है आप इनकम टैक्स साइट में जाके भी फॉर्म 10E देख सकते हो. मैं आपको थोड़ा सा बता दिया, अब आपको मैं 89 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको देखोगे और ये जो भी स्टेप्स है ना इसको फॉलो करोगे, आप आसानी से उसको कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, अगर मैं दे पाता हूँ तो मैं दे दूंगा. ठीक है, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं दे पाया. यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्लम में नहीं दे पाया. ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा सर, रिलीफ के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा. ठीक है, एक क्वेश्चंस करने से ही आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में है. बट कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ में आ गया, स्टेप्स भी मैंने बता दिया. एक क्वेश्चन करोगे क्लैरिटी पूरा आ जाएगा. ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, तो मैं क्वेश्चन जब भी मिलेगा, आई थिंक मैंने आपको करवाया था 89 रिलेटेड क्वेश्चन, मैं किसी ना किसी क्लास में तो करवाया. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मैं किस पर्टिकुलर क्लास में करवाया था रिलीफ का. कोई कंप्लीट क्वेश्चन होगा, चाहे वो बीपी रिलेटेड हो चाहे वो सीजी रिलेटेड हो, कहीं तो करवाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ रिलीफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के आपको प्रोवाइड करता हूँ. आप उसका कैलकुलेशन एक बार जरूर देखिए ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए. ठीक है, हो जाएगा. लो, रिलीफ रिलीफ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर, इतना बताओ अभी. हाँ सर. एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं सर, ये जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में बात हो रहा है ना सर, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और एएमटी क्रेडिट. ठीक है, ये एएमटी क्रेडिट क्या है और एएमटी क्रेडिट को कैसे यूज किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. चलो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूँ. अच्छा, एएमटी क्रेडिट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जर्नी को लंबा करना पड़ेगा. सर किस तरह से जर्नी लंबा होता है? लंबा जर्नी इन द सेंस, सर आप लोगों को मैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तो पढ़ाया था, क्या रे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल याद है ना, जिसमें सारा का सारा ऑल हेड्स आ गया था. हाँ, मतलब जितना सारा हेड्स है वो सभी हेड्स को आपको देखना है. इनकम टैक्स का जर्नी कैसे होता है? इनकम टैक्स का जर्नी ऐसा होता है ना कि सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है. ठीक है, जैसे मैं एक बार अभी कंप्लीट कर दिया, फिर से मैं रिवाइज स्टार्ट करूंगा. रिवाइज जिसके लिए रिवाइज होगा रिवाइज, जिसके लिए स्टार्टिंग से होगा उसके लिए स्टार्टिंग से. तो जैसे सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, फिर आपको इनकम अंडर 5 हेड्स देखना है, सीजी, सैलरी, बीपी, आईफोज. हाँ, सारा का सारा हेड से आपका जो भी इनकम है उसको देखो. ठीक है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट गेन्स एंड प्रोफेशंस हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, अदर सोर्स हो गया, जो जहां से भी इनकम है देखो. जरूरी नहीं कि हर हेड से आपको इनकम मिले, बट आपको कैलकुलेट करना होगा. ईच एंड एवरी हेड का कुछ ना कुछ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस है, उसको फाइंड आउट करके आपको कैलकुलेशन सीखना होगा. वही सबसे ज्यादा टाइम लेता है इनकम टैक्स में. ये एक एक हेड ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है, क्या रे? यही टाइम लेता है ना, इसी के अंदर आपका मैक्सिमम समय निकल जाता है कि हर एक हेड को समझना और ईच एंड एवरी हेड में जो परमिसिबल डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है उसको पर्टिकुलर को यूज कर पाना. सर ये तो समझ में आ गया था, फिर से क्यों दोहरा रहे हो इसको? सर इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुछ समझाना है अभी आपको. सर जैसे ही मैं हर एक हेड को कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर हमारा क्या काम रहता है? सर फिर हमारा काम रहता है क्लबिंग यूज करना, मतलब वही बीवी का इनकम, स्पाउस का इनकम हस्बैंड के इनकम के साथ जोड़ देना. हाँ, अगर वाइफ का कोई इनकम नहीं है, बच्चे का इनकम को पेरेंट्स के इनकम के साथ जोड़ देना. हाँ बोलो. माइनर चिल्ड्रन है जी सब. माइनर चिल्ड्रन, हाँ. तो ऐसा अलग अलग कॉन्सेप्ट था कि, लेकिन हर केस में नहीं, कब कब क्लबिंग हो सकता है वो देखा जाता है. फिर आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, मतलब आप इंटर हेड और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते. लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा कि नहीं होगा,
बीपी के साथ सीजी का कोई एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में कितना एडजस्ट हो सकता है, इसके इनकम के साथ दूसरे के लॉसेस का क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, ये मैं आपको डिटेल्स में समझाया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया था। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। फिर आता है आपका जीटीआई। फिर जीटीआई से आपको 80C से 80U के रिलेटेड अंडर में जितना सारा डिडक्शंस है उसको अप्लाई करना है, जो भी आपके प्रैक्टिकल एरिया में रहेगा, मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशंस हो या फिर क्वेश्चंस में जो भी मिले आपको एग्जाम में उसके हिसाब से। फिर आपको आता है टोटल इनकम का एरिया। लेकिन इसी से खत्म नहीं हो जाता, टोटल इनकम के बाद आपको टैक्स पे करना है, लेकिन उसके टाइम पे भी आपको कुछ पॉइंट देखना पड़ता है। तो ये पूरा जर्नी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले क्या स्टेप हो गया सर, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। आप रेसिडेंट हो, आरओआर हो, आर नॉर हो, नॉन रेसिडेंट हो, क्या हो, यस ना, ये आपका पहला काम है इनकम टैक्स में। फिर स्टेप टू क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, ठीक है, मतलब सैलरी इनकम, अदर सोर्स इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रोफेशंस इनकम, ठीक है, ये तो पता है। फिर आता है स्टेप 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, हर हेड का इनकम को कैलकुलेट करो, डिडक्शंस एग्जम्पशन ईच एंड एवरी हेड का दिखाओ। स्टेप 4 में क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा। स्टेप 5 में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, इंटर सोर्स सेट ऑफ, ठीक है, जो भी सोर्स के अंदर है, इंटर हो इंट्रा हो। फिर आता है सर स्टेप 6, कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। फिर आता है डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, मतलब 80C से 80U का लंबा सेरी एरिया। उसके बाद आता है सर स्टेप 8, टोटल इनकम कैलकुलेट करना। फिर आता है स्टेप 9, इसमें क्या होता है सर, स्टेप 9 में आपका जो भी टोटल इनकम होगा उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास दो उपाय हैं, या तो आप ट्रेडिशनल रेट में जा सकते हो या फिर आप 115 बीएसई के तहत भी टैक्स दे सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, ये सब मैं पहले भी क्लास में करा चुका, एक दो क्लास पहले ही करवाया, याद आ रहा है, प्लीज बताइए मुझे हाँ सर। ना। टैक्स लायबिलिटी ढूंढना, सरचार्ज यूज अगर है तो सरचार्ज देना, है ना, अगर इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है सरचार्ज यूज करना है, कितना परसेंटेज सरचार्ज लगेगा, ये सभी चीज करा के रखा गया है सर क्लास में। आप जरूर हर एक क्लास को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अच्छा, सिटीजनशिप भी देखना है कि मतलब सिटीजनशिप इन द सेंस सिटीजन का एज 60 साल के हैं, 60 के ऊपर का है, 60 के नीचे का है, 80 का है, 80 का ऊपर का है, ये सब तो समझ में आ रहा है। फिर आता है सर स्टेप 10। स्टेप 10 में क्या देखना पड़ता है सर, स्टेप 10 में 87A के तहत आपको क्या मिलता है, सर रिबेट मिलता है ना। 87A के तहत आपको रिबेट मिलता है। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम या 5 लाख तक है तो आप रिबेट यूज कर लेना। 5 लाख क्रॉस करने से रिबेट नहीं मिलेगा। कितने तक रिबेट मिल सकता है, 12,500 तक का, 12,500 मैक्सिमम रिबेट आपको मिल सकता है। देखा जाता है कि अगर आपका 5 लाख इनकम आज के डेट में है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार के घर में, ठीक है, भले ही 2.5 लाख तक छूट है, मतलब लिमिट 2.5 लाख तक है, लेकिन सरकार ऐसा पॉलिसी बना के रखा है अप टू 5 लाख तक, मतलब लोअर मिडिल क्लास इनकम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो टैक्स फॉर द सर गवर्नमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स तो कुछ नहीं है। लेकिन सर अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, भारत प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में चलता है, इनकम ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स देना होगा। 50 लाख क्रॉस करने से क्या हो जाएगा सर, सरचार्ज देना पड़ेगा, यस और नो। सरचार्ज का भी अलग अलग रेट है, 10% का भी रेट है, 15% का भी रेट है। सर অনেক কিছু আছে। हाँ, बहुत सारा रेट है, सरचार्ज का भी मेरा पूरा अलग से क्लास आप लोगों ने करके रखा। मैक्सिमम 37% तक का सरचार्ज लग जाता है। ओके सर। सर फिर स्टेप 11 आता है, स्टेप 11 उसमें क्या करते हैं आप लोग, हेल्थ सर एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन 4%। थैंक यू सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का आप लोग कैलकुलेशन करते हो, बढ़िया है। कब करते हो ये वाला चीज, रिबेट देने के बाद। সবকিছু হয়ে গেলে স্যার हाँ सर ठीक লাস্ট। है। तो आप लोगों को क्या पता था, ये लास्ट स्टेप्स है, यही पता था, लेकिन सर आज मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको ऐड करूंगा, लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि कब यूज करना है, दैट इज स्टेप्स 12।
ध्यान से बात को सुनिए सर, स्टेप 12 ऑलवेज नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा, जब आएगा तब यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है सर? दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का पॉइंट। यहीं पर एएमटी काम करता है। अब एएमटी क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो अच्छे से सुनिएगा, लेकिन आपको स्टेप 12 सिखाने जा रहा हूं। इनकम टैक्स कैलकुलेशंस का इतना सारा स्टेप्स आप लोगों ने इतना दिन से जान लिया, सीख लिया, बहुत बढ़िया किया सर। लेकिन अब आपको एएमटी सीखना है। सर एएमटी क्या है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर सरकार बोलता है कि भाई कुछ तो दो, अगर आप हर जगह से टैक्स बचा लोगे तो मेरा कैसे चलेगा, इसलिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लाया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 contains profit linked and investment linked deductions in order to encourage investment in various industries and infrastructure facilities। बड़े बड़े बिजनेस के ये बेनिफिट मिलता है। टैक्स पेयर्स who are eligible to claim such deductions, ठीक है, जैसे कि जिनको प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस मिल सकता है, जिनको इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस मिल सकता है, ठीक है, जैसे आपको मैं बीपी में बहुत सारा जगह में पढ़ाया। एंड एंड अप पेइंग नो इनकम टैक्स, क्योंकि उनको बहुत सारा प्रॉफिट लिंक या इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस मिल जाता है, तो उनको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता। एंड अप पेइंग नो टैक्स और मार्जिनल इनकम टैक्स। क्या देना पड़ रहा है सर? नो इनकम टैक्स और मार्जिनल इनकम टैक्स। तो था क्या स्टार्टिंग में मुझे यही पूछ रहा था? স্যার ওখানে শুধু মার্জিনাল রেট দেয়া ছিল আর কিছু নেই। शुद्ध मार्जिनल रेट, अच्छा ठीक है मैं देख लूँ। तो या तो आप कोई इनकम टैक्स मत दो या फिर आप मार्जिनल इनकम टैक्स दो, मतलब बहुत ही मिनिमम। और पेइंग हायर टैक्सेस, मतलब दो दे आर केपेबल ऑफ पेइंग हायर टैक्सेस, बट उनके पास क्षमता है वो ज्यादा टैक्स दे सकता है। इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट आवर गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स रेगुलर और कॉन्सिस्टेंट इनफ्लो ऑफ टैक्स। सरकार को भी रेगुलर बेसिस में टैक्स चाहिए, है ना? चाहिए सर, बिना टैक्स का सरकार चल ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार को बहुत पैसा का जरूरत पड़ता है। जैसे देखो ना, कल ही बात हो रहा था मार्केट में, ये मेरे एरिया में सर प्लास्टिक बैन कर दिया, ठीक है, ये जो प्लास्टिक हम लोग दुकान में लेते हैं ना, उसको बैन कर दिया। तो दुकानदार बोलता है कि देखो प्लास्टिक बैन कर दिया, लेकिन फैक्ट्री बंद नहीं करता। फैक्ट्री इसलिए नहीं बंद कर पाते क्योंकि प्लास्टिक फैक्ट्री से अच्छा खासा टैक्स मिल जाता है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है। जो सरकार को टैक्स का क्या जरूरत है आप समझ ही सकते हो। वो प्लास्टिक मतलब दोगलापन दिखा देते हैं। एक तरफ आप प्लास्टिक फैक्ट्री बंद नहीं करते, दूसरी तरफ आप पब्लिक को बोलते हो या दुकानदार को बोलते हो प्लास्टिक नहीं दे सकते। तो अगर ऐसा ही है तो फिर प्लास्टिक फैक्ट्री बंद कर दो, लेकिन वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि करने से टैक्स नहीं मिलेगा। एक तरफ बोलते हैं कि सिगरेट खाना मना है, सिगरेट कॉजेज कैंसर, लेकिन क्या सिगरेट कंपनी बंद कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, ना क्योंकि सर, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट का भी ना हाथ पैर बंधा हुआ है सर, क्योंकि इतना बड़ा देश है ना, हम न्यूजीलैंड नहीं है। दुख का बात यही है सर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में ये पॉसिबल हो सकता है, भारत में ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट इसके लिए सर भारत का मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर को बदलना होगा, मतलब बहुत ही मुश्किल का बात है। স্যার নিজস্ব কিছু বিজনেস করতে হবে স্যার তাহলে। भारत का स्ट्रक्चर बदलना होगा, मतलब स्ट्रक्चर इन द सेंस भारत का जो करंट कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। मतलब भारत में भी ऐसा हो गया कि नौकरी दे दो, বিজনেস नौकरी दे করাতে दो। হবে। हाँ, बेसिकली बात यह है कि মানে স্যার সরকারের নিজস্ব কিছু বিজনেস যেটা কাজে লাগবে। गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर पाए, मतलब गवर्नमेंट बिजनेस के लिए सपोर्ट कर पाएगा। गवर्नमेंट बिजनेस करेगा तो पहले भी करने का कोशिश किया है, फेलियर हुआ है। अंडरटेकिंग স্যার, गवर्नमेंट सपोर्टिंग रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकता है। गवर्नमेंट का जैसे मैं लास्ट दिन मुद्रा योजना में समझा रहा था ना आप लोगों को, स्टार्टअप इंडिया में, হ্যাঁ স্যার। स्टार्टअप इंडिया, हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद ही बिजनेस करे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा बिजनेस करने का कोशिश हो किया, मुश्किल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सबसे बड़ा मुश्किल यही है, बिकॉज एम्प्लॉई को कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर पाता है,
और जो एम्प्लॉई में लेवल में हाईएस्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो कभी भी उसको अपने बिजनेस की तरह नहीं संभालते। प्रॉब्लम यही है। मतलब अंबानी जिस तरह से अपना बिजनेस को समझते हैं या जिस तरह से अपने बिजनेस को अंबानी मतलब हैंडल करते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट कंपनीज को उस तरह से नहीं सोचता। বলবে मतलब अपना पेट प्रोजेक्ट नहीं मानता है जैसे ना। गवर्नमेंट जॉब पे গেছি তারপরে কি লাগে हाँ, दे फील दैट कि मुझे तो जॉब मिला है, मैं तो 2.5 लाख कमाऊंगा, मैं तो 3 लाख का सैलरी से काम करता हूँ, मेरा 5 लाख का सैलरी है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। ठीक है, या फिर मुझे दिमाग लगा के क्या होगा, या फिर अगर 5 लाख की जगह में 10 लाख कमा पाता हूँ कहीं से, सरकार का पैसा है, मेरा तो मोटा मोटा आ जाएगा, मेरे को क्यों दिमाग लगाना है। बट अंबानी ऐसे थोड़ी है, अंबानी तो अपना सैलरी भी नहीं उठाते। अंबानी से ज्यादा सैलरी अंबानी अपने सीईओ को देता है, सीरियसली। इवन ऐसा देखा गया था, एक स्टैटिस्टिक्स आया था सर, अंबानी के ऑफिस में जो नौकरी करते हैं, एक मतलब थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल में, मैनेजरी लेवल में जो सैलरी वो प्रोवाइड करते हैं, उतना सैलरी भी अंबानी अपने लिए नहीं उठाता। अब कोई बोलेगा सब कुछ तो उसका ही है, लेकिन बात उसका ये बात नहीं है सर, सब कुछ तो उसका ही है मतलब ऑब्वियसली उसका है, लेकिन फिर भी एक डायरेक्टर होने के नाते अपना सैलरी सेक्रीफाइस करके एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करना कौन कर सकता है, कितना लोग करता है ना। तो ये बात समझना पड़ेगा सर। ठीक है, अब न्यूजीलैंड रिसेंटली, मैं न्यूजीलैंड का बात इसलिए किया क्योंकि न्यूजीलैंड रिसेंटली सर बैन किया। ठीक है, आइलैंड कंट्री है, 2-3 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने रिसेंटली टोटली फुल बैन ऑन सिगरेट। अब कभी यहाँ पर कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा। मतलब जिनका एज अभी 7-8 साल के हैं, जिनको अभी भी सिगरेट का क्या कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है, वो कभी सिगरेट देख ही नहीं पाएगा। फुल बैन। तो ये लग्जरी न्यूजीलैंड को मिल रहा है, अच्छा बात है सर। बट भारत में ये लग्जरी बहुत मुश्किल है। मैं तो बोल देता हूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। जो भी हो, आप लोग सब खुद ही जानते हो कि क्यों प्रॉब्लम है भारत जैसे देशों में। 140 करोड़ का ऐसे ही आबादी का प्रेशर ऑलरेडी है, ऊपर से बढ़ती आबादी करने के लिए कुछ लोग एकदम सर प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम तो सारे के सारे सबको घुसाएंगे। दुनिया का हर जिसको जहां पर घर नहीं मिला उसका घर भारत में है। ठीक है ये चल रहा है अभी। ठीक है, सबको ही भारत में आ जाए, जरूर देखने का जरूरत ही नहीं है कि बाकी का क्या हालत है। हम लोग 140 है, क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर 180 करोड़ हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब इस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जो भी हो, आपको मैं चलो एएमटी में लेके चलता हूँ। सो गवर्नमेंट अपना रेगुलर फ्लो चाहता है, कंसिस्टेंट इनफ्लो ऑफ टैक्स चाहते हैं, which is one of its major source of revenue to fund various expenses for the welfare of the country। जरूरी सर, बहुत जरूरी है। वैसे देखो ना, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा चीज आप सोचो, वेस्ट बंगाल में जो वेस्ट बंगाल के ओरिजिनल लोग हैं, जो वेस्ट बंगाल का ओरिजिनल लोग है, जो बंगाल में ही जन्मा है, ठीक है, यहीं पर मरने का इरादा रखता है ठीक है, बहुत सारे बंगाली ऐसे होते हैं ना सर। सर पहले इनको देखना चाहिए ना, लेकिन इनको देखना छोड़ के अगर दूसरे के बारे में हम लोग देखना चालू कर दे, ठीक है, चाहे जात किसी भी जात का हो, लेकिन जो बंगाल में जन्मा है, जो बंगाल में पला बड़ा है और जो बंगाल में ही रहता है, जिनका मदर टंग मदर लैंड बंगाल है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको फैसिलिटीज देने के लिए जो पहले से बंगाल में है उनको फैसिलिटीज ना देना बहुत ही खतरनाक बात है सर। ठीक है, मतलब उनका मतलब बेसिकली आप फैसिलिटीज तो किसी को कुछ देने का बात कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सोच रहे हो। कोई भी करे, कोई भी करे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वोट बैंक बनाने का कोशिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट वोट बैंक बनाने का कोशिश करेगा, कोई भी करे, बहुत ही खतरनाक खेल है सर ये। बेसिकली आग को लेके खेलना इसको बोलता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आग को लेके खेल रहे हैं, जात पात कर रहे हैं। सर जात पात को लेके आग क्या है, वो तो हमेशा से पता है सबको कि क्या है जात पात। वो कुछ नहीं होता, 2 मिनट का कुछ चलता है, कभी पर थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, लेकिन आग ये है जो स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे बंगाल का पॉपुलेशन 11 करोड़ 12 करोड़ तक पहुंच गया है। आप लोग काउंट करना चालू करने से समझ में आएगा, नॉर्थ 24 साउथ 24 को देखने से समझ में आएगा, मिदनापुर जाओ तो भी समझ में आएगा झाड़ग्राम का क्या हो रहा है।
जहां पर लोग आबादी इतना कम था वहां पर भी आबादी बढ़ रहा है डे बाई डे, और ऐसे ऐसे अननोन लोग दिखता है कि कहाँ से आके बैठ गया पता ही नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, मतलब वहां का है ही नहीं, वो कहाँ का है किसी को नहीं पता। कौन है ये लोग आपको मैं बता नहीं सकता सर। ऐसे ऐसे अननोन लोग कहाँ कहाँ से आ जाता है, और ऊपर से इनको घर बार देके जगह मिलके एक मतलब गजब ही बात चल रहा है। तो जो भी हो, वेलफेयर ऑफ द कंट्री कैसे होगा ये तो कंट्री को ही पता है सर। हेंस इन ऑर्डर टू एंश्योर पेमेंट ऑफ रीजनेबल टैक्स, तो अब सरकार क्या बोलेगा, भाई हमको एक रीजनेबल আর टैक्स ওই दो। পোস্ট দিয়ে দিয়েই আসতো, যারা এমপ্লয়ি থাকতো তাদেরকে কিছু দিয়ে সেটিং করে চলে আসতো। লোক আছে ওখানে দালাল স্যার। কোথায় কোথায় লোক আছে? স্যার আমরা যে পোস্টে থাকতাম না ওখানে স্যার ভেতরে লোক আছে, ওরা এসে বলতো যদি মানে ঢুকিয়ে দিতে পারে, মানে অথরিটি থাকে তা ঢুকিয়ে দিলে পয়সা পাবে, আর দালাল তো স্যার এমনি পয়সা পাচ্ছেই। डेंजरस मैटर सीरियसली, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। और मतलब मैं अब देखो जाति का नाम तो मैं नहीं ले सकता, उसका मतलब और निकलेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली दे आर नॉट फ्रॉम दिस स्टेट, लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे तो उनके पास आपको आधार वोटर सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मतलब ना तो वो, मतलब वो कहाँ से आए हैं मैं आपको क्या बताऊं, देखने से समझ में आएगा। मतलब हम लोग कुछ लोग रिसेंटली हम लोग कुछ फ्रेंड लोग मिले थे, तो एक जगह है, एक एरिया है, आबादी दिन दिन बढ़ रहा है। झाड़ग्राम जैसे जगह पश्चिम बंगाल का ऐसा जगह है जो बहुत ही फाका एरिया है सर, बहुत ही फाका एरिया है, जंगल एरिया है। आप देख सकते हो, देखो जंगल खास जगह का नाम ही है, ठीक है। मेरा मेरा जो छोटा सा टाउनशिप है ये मानिकपाड़ा एरिया है, ठीक है। ये मेन झाड़ग्राम टाउन से थोड़ा सा दूरी में है सर, ठीक है। लेकिन कोई भी एरिया नहीं बन पा रहा है सर, जंगल के अंदर भी डे बाई डे। ये लोधासुली है, ठीक है। यहाँ पर भी दिन बे दिन आबादी बढ़ रहा है, कौन है कहाँ से आ रहा है। आदिवासी तो छोड़ो, आदिवासी का जगह तो खत्म ही हो रहा है, जंगल का एरिया मेनली आदिवासी का है। और जो हम लोग जैसे लोग जो कोलकाता हावड़ा या अलग अलग जगह से जाके वहां पर जाके स्कूल कॉलेज बना के वहां पर थोड़ा सा अपना बना लिया था, ठीक है। लेकिन ठीक है वो तो स्टेट के अंदर ही चल रहा है, लेकिन अभी बाहर के लोग आ जाते हैं, मतलब एक आध नहीं सर, 100 भर्ती भर्ती आ रहा है। अब 24 परगना के भीड़ में तो लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ के झाड़ग्राम के ऐसे फाका आबादी में तो सबको समझ में आ रहा है कि कुछ बोलने जाओ मुश्किल में डाल देगा तुमको, माओवादी बोल के जेल में घुसा देगा, कुछ नहीं बोल पाओगे, आप माओवादी बन जाओगे। আরে গভর্নমেন্টের লোকেরাই করে মেনলি এগুলো। ওরা ওদেরকে দিয়ে ওদের স্যার এই কিছু দিয়ে দেয় আর ওরা ঢুকিয়ে দেয়, ওদের কাছে অথরিটি থাকে তো ঢুকিয়ে দেয় ওরা। इसको बोलते हैं आग को लेके खेलना सर। आग और कुछ नहीं है, ये जो सरकारी लेवल में चलता है ना ये बहुत खतरनाक चीज है। অনেক অফার আসতো স্যার ওখানে, মানে ওটা যদি অফার অ্যাকসেপ্ট করলে স্যার আপনি মাসে অন্তত 6 মাসের মধ্যে আপনি গাড়ি বাড়ি সব করে নিতে পারবেন, যা আসতে থাকে অফার ওখানে। ভাব তাহলে, হ্যাঁ তুই তো জানিস গ্রাউন্ড লেভেলের অবস্থা, এরম ভাবে দেশ চলে বল? এরম ভাবে দেশ চলে না, দেশটাকে স্যার শেষ অনেক করে মানে মানে অনেক যারা বিত্তশালী লোক আছে তারাও স্যার এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারপরে অনেকে স্যার এমনি টাকার লোভেও অনেকে নিয়ে নেয়, আবার অনেকে ভয়ের চোটেও নিয়ে নেয়, যে একা থাকে পোস্টের ভেতরে কখন এসে একটা কিছু মেরে দেবে, নিয়েও নেয়। আবার অনেকে স্যার এত টাকার অফার দেয় না, স্যালারি কম, ব্যাস নিয়ে নিল, এখানে পড়ে আছে নিয়ে নিল, কিছু এক্সট্রা ইনকাম হয়ে যাচ্ছে, এরা চিন্তাই করে না ওই সবগুলো, জাস্ট কাগজ করে ঢুকিয়ে দেয়। কি বলবেন বলুন, এখানে তো আর ইয়ে ফোর্স থাকে না, এদের হাতেই সবকিছু থাকে, কিন্তু তাও ওই ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তখন আর ঢুকে গেলে তো স্যার আপনি আর খুঁজে পাবেন না, না আলাদা করতে পারবেন না আর কিছু। মুঝে তো ছাড়, তারপর তো পপুলেশনের বাজার হবে। ওই স্যার ঢুকিয়ে দেয়, ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর আপনার এই সাব ডিভিশনাল ওখান থেকে ওই আপনার ওই বার্থ সার্টিফিকেট বার করে দেয়, তারপর আধার কার্ড ওখান থেকে করিয়ে দেয় ডুপ্লিকেট, ব্যাস তখন আপনি আর ধরবেন কি করে। 500 টাকার এগেনস্টে হয়ে যায় স্যার সব, ওই টাউন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে। কি মারাত্মক ঘটনা, হ্যাঁ। মানে আমরা ভেবেও কিছু করতে পারি না, মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের এরিয়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবু আমরা কিছু করতে পারবো না। মানে কিছু করতে গেলেই মার পিট দাঙ্গা, স্যার জাত পাত ঢোকার এক বলে। সপ্তাহের মধ্যে সব হয়ে যায়, পেপার টেপার সব, মানে খুঁজেই পাবেন না, টোটাল আলাদা সবকিছু, মানে সব ঢুকে গেল। আর আপনি এবার কোথা থেকে কি করবেন, মানে আর আলাদা করার সিন নেই, তখন তখন আপনার আমার মতোই একই রকম, আর কেউ কিছু করতে পারবে না। ওই স্যার দালালরা সব আছে ওখানে ভেতরে থাকে, ওরাই করে এগুলো।
চলো আর কি বলবো। বনগাঁতেও তাই স্যার, বনগাঁ থেকেও একই রকম ভাবে ঢোকে সব এইভাবে। ওই সব ওইখান থেকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে থ্রু করে ঢুকিয়ে দেয়। দালাল থাকে ওখানে যারা স্যার কারেন্সি এক্সচেঞ্জে কাজ করে, লাইসেন্স থাকে, হুম। ওই ওইসব লোকেরাই এগুলো করে স্যার। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় পয়সা দিয়ে, ব্যাস আচ্ছা, তারপরেই ওইখানে স্যার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে করিয়ে দেয়, আর আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। একটা কঠিন শক্ত আইন তো দরকার না, একটা শক্ত আইন তো দরকার। স্যার এই বনগাঁ থেকে যারা ঢোকে তারা আবার স্যার ডুয়েল সিটিজেন হোল্ড করে, মানে বাংলাদেশেরও এখানেরও, হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানেও হ্যাঁ করতে হয় আবার এখানেও, সবকিছু আছে। বাংলাদেশেও সিটিজেনশিপ, এখানেও কিন্তু সিটিজেনশিপ, স্যার এটা ওখানেও। পারমিসেবল নয়, মানে যে কোনো একটা রাখতে পারে, আর অবভিয়াসলি যদি গভর্নমেন্ট অথরিটি দেয় তাহলেই স্যার দুটো রাখা যায়, কিন্তু এরা স্যার দুটোই রাখে। ওগুলো, ওই দুটো যেটা তুই বলছিস ওটা রেয়ার, ওটা ওগুলো রেসপেক্টের বেসিসে হয়, অনারারিয়াম হয়, ঠিক আছে। ওইগুলো সবাইকে হয় নাকি? ওগুলো হয়তো 1 কোটিতে একটা লোক পায় কিনা সন্দেহ। এগুলো তো ডুপ্লিকেসি, এরকম হয় নাকি? এইগুলো তো আতঙ্কবাদের জড় বানায় আর কিছু, এগুলো তো আর কিছুই না, তুই আতঙ্কবাদকে বেসিক্যালি বাড়াওয়া দিচ্ছিস। কলকাতা হচ্ছে স্যার এমন অবস্থা, আমার বন্ধু আছে স্যার বাংলাদেশের সিটিজেন, বাবা মা সব বাংলাদেশের, ওখানে ভোট দেয় অথচ এখানে ক্যাগে চাকরি করে। কি বলবি, হ্যাঁ সত্যি। আর বল তুই কি বলবি বল, মানে দুঃখটা কেন লাগে? হ্যাঁ, তাহলে তাহলে ভোটার আধার প্যান তো সব আছেই, প্লাস গভর্নমেন্টের এমপ্লয়ি সিএজি তে চাকরি করে, সিএইচএসএল দিয়ে চাকরি পেয়েছে, এই স্যার আপনার সিজিএল দিয়ে চাকরি পেয়েছে, আর ওখানেও স্যার ভোট দিতে যায় 6 মাস অন্তর। কার অধিকার কে নিচ্ছে? কাদের প্রাপ্য এগুলো? তাহলে স্যার বাংলাদেশ কোর গভর্নমেন্টে ঢুকে বসে আছে দুটো ডুয়েল সিটিজেন, অথচ গভর্নমেন্ট জানেই না, এমন গভর্নমেন্ট অবস্থা। কি করে জানবে? এটা তো স্টেটের কাজ, এগুলো তো স্টেটকে বুঝতে হবে। সেন্ট্রাল তো এগুলো বুঝতে একদমই পারবে না। সেন্ট্রাল তো আর বর্ডার এইগুলো সামলাচ্ছে না, স্টেট এগুলো সামলাচ্ছে না। আজকে যদি আজকে পাকিস্তান থেকে যে এই যে পাঞ্জাবে যেগুলো খালিস্তানি মুভমেন্ট চলছে, ঠিক আছে, কিভাবে চলছে খালিস্তানি মুভমেন্ট? কাশ্মীরে কিভাবে পাকিস্তানি আতঙ্কবাদীরা ঢুকছে? স্টেট করাচ্ছে না। ওদিকে মেহবুবা মুফতি করাচ্ছে, ওই তারপরে আব্দুল্লাহ করাচ্ছে, পাঞ্জাবের কিছু খালিস্তানি লোক আছে তারা করাচ্ছে, আর এখানে কারা করাচ্ছে নাম তো আমি নেব না। হুম, মানে কি বলবো বল এগুলো। স্যার ওই বসিরহাট থেকে বার করে নিয়েছে ওই বার্থ সার্টিফিকেট, আমাদের মানে একই এজ, কিন্তু স্যার একটু বয়সটা কমিয়ে নিয়েছে, দিয়ে ওখান থেকে বার করে নিয়েছে, দিয়ে সব এখানে চাকরি বাকরি পেয়ে সব সেন্ট্রালে চাকরি করছে, অথচ স্যার ডুয়েল সিটিজেন, ওখানেও আছে এখানেও আছে, বাবা মা ওখানে থাকে স্যার। এগুলো খুব খুব দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এরকম ঠিক না। সে তুমি যে জাতেরই হও, যে বা যে কারণেই হও, কিন্তু তুমি এইগুলো করতে পারো না। তাহলে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এসো, যদি ওটার একটা আলাদা চর্চা আছে। সেটা আসছে না স্যার, ওখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আছে, সব আছে, মানে ওদের স্যার ওখানে যে মানে ওই আমাদের যেমন পাসপোর্ট হয়, ওদের ওখানে স্যার একটা হয় যেটা আপনার পরিচয়পত্র, ওদের হুম। একটাই হয় বাংলাদেশে, সেটাও আছে স্যার ওর কাছে, সব আছে, এভরিথিং, ইউনিক নাম্বার টাম্বার সব আছে। ওখানকার সিটিজেন স্যার ওই দেশে, শুধু ওই দেশে চাকরি করে না, কিছু করে না, আর এই দেশে স্যার একদম মানে খোদ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করছে, কন্ট্রোল অডিটর জেনারেলে, এই ব্যাঙ্গালোরে পোস্টেড আছে স্যার। বল। ঠিক আছে, চলো দেখি আমরা এমটিটা পড়ে নিই একটু। আর বলিস না, দুঃখে এবারে বুক ফেটে যাবে। तो बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स लेगा आपसे, ठीक है, मतलब जिनको टैक्स नहीं देने का जरूरत वो किया था ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि गवर्नमेंट किसी प्रॉफिट लिंक के कारण या इन्वेस्टमेंट लिंक के कारण प्रॉफिट में टैक्स में छूट हो गया था कंपनीज के लिए, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट बोल रहे नहीं भाई आप मिनिमम टैक्स दो इन ऑर्डर टू एंश्योर पेमेंट ऑफ रीजनेबल टैक्स बाय सच जीरो टैक्स पेइंग और मार्जिनल टैक्स पेइंग एंटिटीज। द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। Chapter 12 of BA मतलब Income Tax Act में contains the special provisions for levy of alternate minimum tax in case of person other than a company, any person other than a company who has claimed deduction under any section other than section 80P। इसके ये थोड़ा डिटेल से एडवांस टैक्स लेवल में जब आप लोग फाइनल लेवल में पढ़ोगे ना, थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन होगा उसमें। इंक्लूडेड इन चैप्टर 6A under section heading C deduction in respect of certain incomes under section 10AA investment deduction under section 3580, ये सब पढ़ के आए हो, would be subject to AMT, ठीक है। उस केस में AMT का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब आपको बहुत सारा डिडक्शंस मिल चुका है, आपका टैक्स जीरो हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत टैक्स जमा करो, ठीक है। लेकिन बात यह है द प्रोविजंस ऑफ AMT would however not applicable to an individual HUF AOP BOI whether incorporated or not or artificial judicial person
इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेशन करना आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा के रखा। एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन डज नॉट एक्सीड 20 लाख। अगर आपका इनकम 20 लाख क्रॉस नहीं करता है सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 2 के हिसाब से, तो आपके लिए एएमटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो समझ में आ ही गया कि अगर आप 20 लाख के ऊपर आपका इनकम जाता है तभी जाके एएमटी का कॉन्सेप्ट आएगा। फर्दर द प्रोविजंस ऑफ एएमटी would also not apply in case of an individual or HUF opting for concessional rate of tax under section 115 BSE। 115 BSE में भी अगर आप हो तो फिर उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा एएमटी। ठीक है, ये बात तो आपको पता है 115 BSE क्या है। अच्छा, अकॉर्डिंगली where the regular income tax payable by an individual for a previous year computed as per the provision of Income Tax Act 1961 is less than the AMT। ठीक है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स लो है फॉर सच प्रीवियस ईयर, द एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन। तो फिर एडजस्टेड टोटल इनकम को ही उसका इनकम माना जाएगा एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर 18.5%। अब एडजस्टेड टोटल इनकम का कैलकुलेशंस आप लोग पहले भी टोटल इनकम क्लास में कर चुके हो, प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड हायर सेकेंडरी से 4% लगेगा सेक्शन 115 JC के तहत। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? Adjusted total income would mean the total income before giving effect of deduction claimed। ठीक है, डिडक्शन क्लेम करने से पहले का 12BA as increased by deduction claim obtained under section 10AA, deduction claim under section 35AD as reduced by the depreciation allowable under section 32, as if no deduction under section 35AD was allowed in respect of the assets which was such deduction is claimed, deduction under any section included in chapter 6A under heading C। ठीक है, तो ये सब सेक्शन को क्लेम करने से पहले का जो आपका इनकम है दैट इज आपका एडजस्टेड इनकम के हिसाब से माना जाएगा और उसके ऊपर 18.5% होगा अगर आपका रेगुलर इनकम से भी एएमटी कम हो रहा है तो। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट इज सेक्शन 115 JD। टैक्स क्रेडिट इज द एक्सेस ऑफ एएमटी पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द ईयर सच टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ against income tax payable in latter year to the extent of excess of regular income tax payable under the provision of act over the AMT payable in that year. The balance tax credit, if any, shall be carried forward to the next year for set off in that year in a similar manner। AMT कितना दिन तक ले सकते हो? अगर आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 असेसमेंट ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, AMT क्रेडिट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट आप 15 असेसमेंट ईयर तक ले सकते हो succeeding the assessment year in which the credit becomes allowable। Tax credit allowable even if adjusted total income does not exceed 20 लाख। टैक्स क्रेडिट आपको तब भी मिलेगा अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख ना भी होता है तो भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, जब यूज होना है आप 15 साल तक एक्स्ट्रा ऐसे मतलब सक्सेसिव 15 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एएमटी का मेनली कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, स्टेप 13 सॉरी स्टेप 3 नहीं, दैट इज जब आपको 115 BSE यूज करके बेनिफिट मिल सकता है, आप 115 BSE यूज करके टैक्स स्लैब यूज करके देखो, जिसमें सस्ता होगा वही वाला स्टेप्स आप यूज करना। ठीक है, मतलब वही वाला टैक्स रेट आप यूज करना जो डिस्काउंटिंग टैक्स स्लैब रेट है। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का कितना स्टेप हो गया सर? 13 ओवरऑल 13 स्टेप्स हैं, लेकिन एएमटी ऑल जगह में हर जगह में नहीं आएगा। जहां आएगा 20 लाख के नीचे तो ऑब्वियसली नहीं है, 20 लाख के ऊपर जाने से जरूर आएगा। अच्छा, उसके बाद स्टेप 14 में TDS TCS भी है। ठीक है, अगर कुछ है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ইনকাম যদি 2 লাখ টাকা ইনকাম সে 2 লাখ টাকা চাইলে তখন এমটি আসবে তো। হ্যাঁ, 20 লাখ টাকা যদি পেরিয়ে যায় আর যদি কারোর নীল ট্যাক্স থাকে, ঠিক আছে, 20 লাখ টাকা পেরিয়ে গেলেই না, 20 লাখ টাকা পেরোচ্ছে অথচ ট্যাক্স দিচ্ছে না, বুঝতে পারলি কথাটা? বিকজ অফ সাম ডিডাকশনস, ইনভেস্টমেন্ট লিঙ্ক ডিডাকশনস, প্রফিট লিঙ্ক ডিডাকশনস। समझ में आ रहा है बात? কিন্তু যে ট্যাক্স তো মানে ধরুন ট্যাক্স তো 5 লাখ 6 লাখ হলেই তো ট্যাক্স তো সবাই পেমেন্ট করছে। सही है। जब कोई बड़े बड़े बिजनेस के केस में बीपी में तुम लोग देखे होंगे, भूल चुके हो शायद, बीपी में कितना बड़ा बड़ा इनकम है आपका डिडक्शन सर पूरा 100% डिडक्शन है। ठीक है, 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस। ठीक है, 35AD में आप कुछ बिजनेस बनाते हो आपको पूरा डिडक्शन कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में सरकार बोलते हैं कि भाई आप मिनिमम टैक्स हमें दे दो। ठीक है, अब वो मिनिमम टैक्स एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर 18.5% तक जा सकता है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है वो मैंने अभी आपको दिखाया और पहले भी मैं क्लास में करवाया था। পার্সন এর ক্ষেত্রেও তো এটা কাজে মানে হবে।
हाँ तो हाँ वो हाँ, business इंडिविजुअल के लिए भी होगा, यूपीबीओई के लिए होगा, लेकिन इन दैट केस 20 लाख क्रॉस करना होगा। ठीक है, इसका एक मैं शॉर्ट नोट्स भी रेडी किया, ठीक है, जो मैं अभी अभी पढ़ाया आपको सिमिलर पॉइंट में एएमटी के बारे में, ठीक है, मैंने डिटेल्स में बताया। इसका रेट 2022 में तय किया गया। अल्टरनेट मिनिमम रेट टू 15% था पहले, उसको 18.5% 2022 बजट में सीतारमन जी ने बोला, ठीक है सर। और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का पूरा बेसिक्स की वजह से, और जो मैं बता रहा था कि अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए एएमटी रेट 9% होगा, ठीक है। तो था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स भी मैंने क्लास में डिस्कस करके रखा, ठीक है। यस सर। Applicability of AMT आप देख सकते हो, as already mentioned, initially the concept of minimum tax was introduced for companies, ठीक है, जिसको MAT कहा जाता था, minimum alternate tax, and progressively made applicable to non corporate taxpayers। धीरे धीरे इसको नॉन कॉर्पोरेट मतलब नॉन कंपनीज पे भी लगना चालू कर दिया। फाइनेंस एक्ट 2011 इंट्रोड्यूस्ड AMT टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फाइनेंस एक्ट 2012 amended the provision at it stands today। Accordingly AMT provisions are applicable to following taxpayers: ऑल नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स, ठीक है, जो कंपनी नहीं है ऐसे सभी की टैक्स पेयर्स पे लग सकता है। टैक्स पेयर्स हु हैव क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शन चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी, ठीक है, डिडक्शंस जो ये मैंने आपको अभी अभी बोल के आया, ठीक है। या फिर रिपोर्ट ऑफ प्रॉफिट गेनिंग स्पेसिफिक बिजनेस, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे कि होटल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अंडरटेकिंग, हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां जहां गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट किया है, 35AD, ठीक है, ये सब मैंने अभी अभी बोल के आया। तो इनको क्या हो जाता है ना, टैक्स नहीं देना पड़ता है। सेक्शन 10AA ACZ याद है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा सर, कंप्यूटेशन ऑफ ये एग्रीकल्चरल इनकम एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वहां पर मैंने ACZ का भी क्वेश्चन सॉल्व करा के रखा, ठीक है। अब वो वाला क्लास भी जरूर देखे, ACZ का कैलकुलेशन है, वहां पर भी डिडक्शंस मिल जाता है। ACZ में जो भी रहता है उनको टैक्स देने का बहुत सारा छूट मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता স্যার है এসিজেড এর ক্ষেত্রে তো স্যার প্রথম 15 বছরে যেটা স্যার প্রথম 15 বছরের মধ্যেও কি 5 এমটি বছর, লাগবে? 5 বছর, স্যার প্রথম 5 বছর তো ফুল ডিডাকশন, তারপরে 5 বছর স্যার 50%, আর তারপরে 5 বছর স্যার এই সাবজেক্ট টু ইনভেস্টমেন্টে থাকলে 50% हाँ, পাওয়া যায়। प्रॉफिट लिंक डिडक्शन जो है उनके केस में भी डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट वेरिंग फ्रॉम 100% टू 50% इज प्रोवाइडेड टू यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस पे भी लागू होगा, इस पे भी लागू होगा AMT। Based on the above, it can be concluded that AMT provisions are applicable only to those non-corporate taxpayers having income under the head profits and gains of business or profession. Further, as mentioned above, AMT provisions are applicable only when normal tax payable is lower than AMT। अगर आपका नॉर्मल टैक्स पेबल AMT से कम है इन्हीं फाइनेंशियल ईयर में, तभी जाके आपको AMT टैक्स देना पड़ेगा। एक लिस्ट भी है कि किसको नहीं देना पड़ता है, मैं आपको बता दिया। अगर आपका बिजनेस है ठीक है, लेकिन अगर वो 20 लाख से कम है तो आपको देने की जरूरत नहीं है AMT, ठीक है। 20 लाख से कम होगा तो डोंट नीड टू पे AMT। कैलकुलेशंस का पूरा एक प्रोफार्मा दिया है, टैक्सेबल इनकम, वहां से डिडक्शंस जो भी है चैप्टर 86A के अंदर फ्रॉम 80H 80RRB, ठीक है, एक्सेप्ट 80P, डिडक्शंस क्लेम्ड इफ 10AA ACZ, डिडक्शन क्लेम्ड इन 35AD, ये सबको माइनस करके करने के बाद मतलब ये सब चीजों को ऐड करना है आपको, टोटल इनकम के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। जो माइनस कर देना नॉर्मली क्या होता है, माइनस हो जाता है, वो ऐड हो जाएगा, ऐड होके आपके एडजस्टेड टोटल इनकम जो होगा उसके ऊपर 18.5% सरकार आपसे लेगा। फिर देखो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पहले आप नॉर्मल प्रोविजंस पे कैलकुलेट करो, फिर आप AMT पे कंप्यूट करो। AMT computed at 18.5% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, दोनों करो, दोनों में से जो हायर होगा। अगर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजंस और AMT दोनों में से जो हायर होगा वही आपका मतलब बेसिकली टैक्स पेबल होगा। टैक्स लायबिलिटी में AMT प्रोविजन से एप्लीकेबल होता है। अगर नॉर्मल प्रोविजंस पे आपका टैक्स ज्यादा है AMT से, तो जो ज्यादा है वो होगा। अगर AMT ज्यादा है तो सरकार AMT लेगा, अगर नॉर्मल ज्यादा है तो नॉर्मल लेगा। बात समझ में आ गया ना? মানে সেই দুটোকে তখন আলাদা করে বের করতে হয় এমটি কে আর টোটাল ইনকাম। ऑब्वियसली কিন্তু আগে তো আমি 13খানা স্টেপ তো পরপরই করে গেলাম। बोल সে 13খানা স্টেপ তো পরপরই করছি, মানে 13 14 যে স্টেপ আছে
हाँ, ওটা যে तो টোটাল सा- ইনকাম পড়ে हाँ স্যার तो এমটি ক্যালকুলেশন। हाँ तो पहले देख लो कि उसका क्या रेट हो रहा है। अगर उसका 20 लाख से कम है, उसका अमाउंट ऑफ टैक्स कम हो रहा है, रेगुलर इनकम टैक्स अगर वो रेगुलर इनकम टैक्स में ज्यादा होगा, ठीक है, या मार्जिनल रेट हो रहा है ना, या तो जीरो या तो मार्जिनल रेट, ठीक है। एक क्वेश्चन है देख, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर करेगा ना समझ में आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम कितना है देख, टैक्सेबल इनकम फाइनेंशियल ईयर 1 फाइनेंशियल ईयर 2, ठीक है। एज्यूम स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर्स टू बी इंडिविजुअल। इसमें डिडक्शंस क्लेम्ड है चैप्टर 6A का 1 लाख, फाइनेंशियल ईयर 2 में कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। डिडक्शंस क्लेम लेनी से अंडर सेक्शन 10AA मतलब बेसिजेट के डिडक्शन से इसका 75, इसका 25। डिडक्शंस क्लेम 3580 का, इसका 4.5 लाख है, इसका नील है। कुल मिला के एडजस्टेड टोटल इनकम इसका होता है 25,55,000 का, इसका होता है 20,75,000 का। अब कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल टैक्स एंड एएमटी, अब कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल टैक्स एंड एएमटी में कंपैरिजन करो। एएमटी रेट तो 18.5% है, आपको पता ही है, ठीक है। तो एएमटी 18.5% ऑफ ई, ठीक है, दिस वन, इसके ऊपर और उस पर सेल्स भी लगेगा। तो अगर 25,55,000 के ऊपर आप 18.5 लगाओ और उस पर 3% का सरचार्ज लगाओ, सेल्स लगाओ, ये अमाउंट आता है। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द टैक्स क्या है वो पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एज पर एप्लीकेबल स्लैब फॉर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस। मतलब ये जो अमाउंट कैलकुलेशन हुआ ना सर, ये इसका जो इनकम था 19,30,000 के ऊपर, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर करके देख कितना आता है। মানে যে 5% 20% যেভাবে হয় এটাকে করতে হবে সেই ক্ষেত্রে। हाँ 19,30,000 करके देख अप टू 2.5 লাখ স্যার ছাড় আছে। हाँ एट द रेट नील আর স্যার 2.5 লাখ, 5 থেকে लाख 5 এর উপর স্যার হচ্ছে 12,500, 500, ठीक है, 5 लाख टू 10 लाख, 1 লাখ 1 लाख, 10 लाख के আর ऊपर 10 लाख टू 19 लाख, कितना था 19,30,000 ऐसे 19 लाख, लिखेছেন আপনি। हाँ 19,30,000, ठीक है। 9,30,000 9,30,000 उसके ऊपर 30% करके बता। 9,30,000 স্যার का 2 30, লাখ 2,79,000 2,79,000 2,79,000, 2,79,000, 1 2,70,000, লাখ 1 lakh, 3,70,000, 12,500, স্যার 3,91,500 3,91,500 into 4%, এর উপরে 4%, 4,07,160। ठीक है। এবার স্যার বেশি তো তাহলে হচ্ছে গিয়ে এএমটি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা এএমটি চার্জেস হবে यस ফিনান্সিয়াল ইয়ার ওয়ানটা। यस, কিন্তু স্যার এটা তো 20 লাখের নিচে আছে, কেন হবে স্যার এএমটি চার্জেস? এটা টোটাল ইনকাম তো 20 লাখের নিচে। देख इसमें मैं बता दे रहा हूँ। एएमटी इसलिए चार्ज होगा यहाँ पर बिकॉज, अच्छा दूसरा वाला क्वेश्चन भी तो देखा, इसका 20,50,000 है, ठीक है, এটা এটা স্যার তো ক্রস হয়ে যাচ্ছে। इसका क्रॉस हो रहा है, ठीक है, 20,50,000 है, लेकिन इसका एएमटी और इसमें से कौन ज्यादा है? ট্যাক্সের ইনকামটাই বেশি হচ্ছে নরমাল ট্যাক্স যেটা। तो नॉर्मल टैक्स लागू हो रहा है इसका, ठीक है, भले इसका एएमटी लग रहा था फिर भी इसके केस में वही लागू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों, हाँ बोल। ওয়ান এরটা তো স্যার তাহলে মানে 20 লাখ ছাড়াচ্ছে না, কিন্তু আবার তার উপরে স্যার ওটা এএমটি ধরছে, তাহলে কেন ধরবে? नॉर्मली एएमटी का कॉन्सेप्ट अगर 20 लाख तक का इनकम होता है तो उस पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो करवाया गया इसमें देखा गया कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन था, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली उठाया। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप 19,30,000 का इसका इनकम था, वहाँ पर आपने एएमटी लगाया, ठीक है, एएमटी लगा के भी आपका इनकम टैक्स आपने देखा कि क्या हुआ, लेकिन 20,50,000 के ऊपर जब मैंने किया तो आपने देखा कि उसमें नॉन एएमटी वाला ज़्यादा हुआ है ना, एएमटी वाला ज़्यादा हुआ ना। হ্যাঁ স্যার। अब वही मैं बता रहा हूँ, टैक्स पेबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर्स जो हायर है, तो इस केस में 4,95,882 AMT being the tax liability, AMT can be
कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर सेट ऑफ इफ एनी। अगर कुछ सेट ऑफ कर सकते हो तो आप कर लो, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर्स इसके केस में 491 को ही माना जाएगा, और इस केस में 44460 600 नहीं है ना, ये वाला आएगा। तो बेसिकली हाँ सर। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इस पे 20 लाख के नीचे है फिर भी इसमें आपने क्यों नहीं लगाया। इसके पीछे मेन रीजन यही था कि ये एक रैंडमली उठाया गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उस तरह से दिखाया नहीं। बट नॉर्मल रूल्स ये बोलता है कि इंडिविजुअल्स एओपी वगैरह के केस में, एएमटी के केस में 20 लाख तक का छूट है। 20 लाख के नीचे होगा तो नॉर्मली नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप अगर एएमटी लगा के देखते हो, क्योंकि वो अगर टैक्स नहीं दे रहा है, देखो एक बात यहाँ पर भी देखना होगा ना, बिकॉज ये डिडक्शंस वगैरह भी तो बहुत सारा ले रहा है, बिकॉज ऑफ जिनके कारण उसका टैक्स नहीं हो रहा था, है ना, 35 एडी वगैरह, ठीक है। बहुत सारा मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम तो इसका बढ़ रहा है ना, ये वाला चीज तो तुम नहीं देख रहे हैं। टोटल इनकम बढ़ रहा है बट एडजस्टेड इनकम तो 20 लाख क्रॉस कर रहे हैं ना इसका। हाँ सर। ये वाला चीज तुम नहीं देख पा रहे। तो इसी कारण है कि एडजस्टेड टोटल इनकम जिसका ज्यादा हो जाएगा उसको तो आपको एएमटी में डालना ही पड़ेगा। मतलब आप एडजस्ट करके आप माइनस करके दिखा रहे हो, लेकिन जब इसको ऐड करोगे, जो जो बेनिफिट के कारण आपका इनकम कम हो रहा था, बात नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें क्या क्या মানে बेनिफिट স্যার दे रहे हो, একটা देखो। সবকিছু অ্যাড করার পরে তখন সেটাকে ধরে নিচ্ছে, তখন সেই ক্ষেত্রে एडजस्टेड टोटल इनकम इज अ वेरी वाइटल पार्ट हियर, ठीक है। इसीलिए तो आपका टैक्स रेट तो एडजस्टेड के ऊपर दिखा जा रहा है ना। हाँ सर। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बट हाँ, आप जब नॉर्मल प्रोविजन करोगे तब आप ऑब्वियसली एडजस्टेड के ऊपर नहीं करोगे, एएमटी एडजस्ट के ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन आपका नॉर्मल टैक्स नॉर्मल आपका टैक्सेबल इनकम के ऊपर आएगा। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सरकार के घर में जमा होगा। समझ में आ गया ना। हाँ सर। ठीक है, लेस करो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्रेडिट बैलेंस फॉरवर्ड रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस ऑफ नॉर्मल टैक्स ओवर एएमटी as only rupees 45,370 444,600 से 399,230 को लेस करो। claimed in financial year 2 out of total AMT credit of rupees 84,422 balance unclaimed AMT credit of 39,052 can be carry forward for set of till next financial year। ठीक है, मतलब इससे इसको माइनस करके दैट इज 45,370 जो आपका हो रहा है, ये अनक्लेम जो है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा 15 फाइनेंशियल ईयर तक। अब आगे का 15 फाइनेंशियल ईयर तक जब जब ऐसे सिचुएशंस होगा अब इसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसमें इसका एएमटी था 45,370, ये मान लिया गया इसी तरह से। जैसे ही एएमटी का कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप लोगों को टोटल इनकम के इसके अंदर में देता हूँ, ठीक है सर। टोटल इनकम कैलकुलेशंस का एक पूरा कंप्लीट और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एएमटी का कैलकुलेशंस मिलेगा, ठीक है। आप लोग उसको भी घर पे ट्राई करो। तो सर मेरी तरफ से जितना बचा স্যার कुछ এএমটি टॉपिक, আর এমএটি তো স্যার একই আছে, শুধু মনে হয় কোম্পানির ক্ষেত্রে 30% বুক প্রফিট হলে বাকিটা তো সেমই স্যার। हाँ हाँ सेम कॉन्सेप्ट। एमएटी कंपनी के केस में लगता है और एएमटी नॉन कॉर्पोरेट्स के केस में यूज किया जाता है, আচ্ছা, তো দুজনকার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবে এমটি। ठीक है। স্যার এমএটির ক্ষেত্রে তো 30% অফ বুক প্রফিট হবে মনে হয়, তাহলে দিতে হবে। এমএটি ক্ষেত্রে ওটা কোম্পানি ট্যাক্সেশনের মধ্যে আছে, আমার হ্যাঁ এখানে স্যার, রেট টাইম পড়েছিলাম। মুহূর্তে মনে পড়ছে না, আমার রেট টাইম মুহূর্তে মনে পড়ছে না। রেট তো স্যার